अनचाही शादी आखिरी प्यार एपिसोड 11 टू 20 11 अनचाही शादी। ऋषभ का रोमांटिक मूड। ऋषभ ने नव्या से बाहर घूमने चलने के लिए तैयार होने को कहा तो नव्या भी खुशी खुशी मान गई। सर्वेंट ने ऋषु को तैयार किया और नव्या खुद तैयार हो गई। आज वो पहली बार ऋषभ के साथ कहीं घूमने जाने वाली थी। माँ बेटे तैयार हुए और ऋषभ के सामने मौजूद हो गए। ऋषभ ने एक लेडी सर्वेंट को भी अपने साथ आने को कहा। सभी गाड़ी में बैठकर चल पड़े घूमने। नव्या वैसे तो कई बार अपने परिवार के साथ जयपुर का चप्पा चप्पा घूम चुकी है, पर अपने पति और बच्चे के साथ आना उसे आज बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऋषु के लिए तो ये पहली बार ही था। वो लोग पहले नाहरगढ़ फोर्ट में गए। ऋषु को इतनी सुंदर जगह देखकर बहुत मजा आ रहा था। वहां और भी लोग आए थे घूमने के लिए, पर सभी अपने में मसरूफ थे। नव्या ऋषु को सब कुछ अच्छे से दिखाते हुए उसे उन चीज़ों के बारे में बता भी रही थी। हालांकि ऋषु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे अपनी मम्मा से सब कुछ सुनने में मजा आ रहा था। कुछ देर हुई ही थी कि ऋषु घूमते घूमते थक गया और सो गया। ऋषभ ने ऋषु को लेडी सर्वेंट को संभालने के लिए दे दिया। नव्या ने कहा, क्या अब हम चले? ऋषु भी सो गया है। ऋषभ ने नव्या से कहा, तो कोई बात नहीं, ध्रुव को आराम करने दो, हम दोनों घूम लेंगे। हमें भी तो थोड़ा टाइम मिलना एक दूसरे के लिए। नव्या तो हैरान रह गई ऋषभ की बातें सुनकर। एक पल को उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है, पर उसे यकीन तब हुआ जब ऋषभ ने नव्या का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ वहां के गार्डन में ले गया। नव्या ऋषभ के खींचने पर उसके साथ जाते हुए बोली, पर ऋषु। ऋषभ मुस्कुराकर नव्या को देखकर बोला, डोंट वरी, नीलम है उसके साथ, चलो अब। नव्या ऋषभ को खुद की तरफ मुस्कुराता देखकर शर्मा गई, पर एक अलग खुशी भी हुई। ऋषभ गार्डन में लगे चेयर पर बैठ गया और नव्या का हाथ पकड़कर उसे भी अपने बगल में बैठा लिया। नव्या उससे थोड़ा दूर ही बैठी। ऋषभ ने मुस्कुराकर ना में गर्दन हिलाए और नव्या के करीब जाकर बैठ गया। नव्या ने हैरानी से मन में कहा, इन्हें तो मेरी करीबी नहीं पसंद थी ना, अब मैं खुद दूरी बना रही हूं तो ये अब क्या कर रहे हैं? ऋषभ ने नव्या के हाथ में अपना हाथ रख दिया और कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? काफी हैरान लग रही हो तुम तो। अच्छा, मेरे एक्शन से। नव्या, मैं जानता हूँ तुम बहुत हैरान हो चुकी हो, पर मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ में आगे बढ़े। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति, ये बात हम बदल नहीं सकते। मैं दिल से चाहता हूँ हम अपना रिश्ता सिर्फ मम्मा पापा बनकर नहीं, एक दूसरे के दोस्त बनकर, प्यार बनकर निभाएं, और ये तभी पॉसिबल है जब हम थोड़ा आगे बढ़े। बताओ, मेरे साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ोगी? इस रिश्ते में सच में एक मजबूती दोगी? नव्या ने खुशी से हाँ में सिर हिलाया तो ऋषभ ने नव्या के चेहरे पर अपनी दोनों हथेली रखकर उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। ऋषभ ने बड़े ही प्यार से नव्या से कहा, नव्या, चाहे जो भी बात हो, जो भी परेशानी हो, आगे कभी तुम्हें कोई दिक्कत आए, तुम्हें कुछ सताए तो तुम बेझिझक मेरे पास आओगी। और हाँ, चाहे कोई भी बात हो, छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, तुम मुझे सब कुछ शेयर करोगी, सब कुछ मतलब सब कुछ, समझी? नव्या ऋषभ की बात सुनकर बहुत इमोशनल हो गई और ऋषभ के गले लग गई। ऋषभ पहले तो हैरान हो गया, फिर उसने नव्या को शांत किया। नव्या ने ऋषभ के गले लगे हुए भावुक होकर कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा आप सच में ऐसा कह रहे हैं। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमारा रिश्ता कभी नॉर्मल हस्बैंड वाइफ जैसा बन भी पाएगा। हमारा रिश्ता कहीं बस दिन काटते काटते ही न कट जाए। जब शादी की पहली रात आपका गुस्सा देखा था तो मुझे लगा नहीं था आपका प्यार मुझे कभी नसीब भी होगा, पर आज मुझे अब ये यकीन नहीं हो रहा ये सपना है या सच। प्लीज ये सपना ना हो। ऋषभ नव्या की पीठ से हिलाते हुए रुक गया। उसने नव्या को खुद से अलग किया और उससे पूछा, शादी की पहली रात मैंने कब तुम पर गुस्सा किया? उससे अगले दिन मैंने तुम पर गुस्सा किया था, पर उससे पहले मैंने ऐसी गलती कभी नहीं की। नव्या ने सिर झुकाकर अपसेट होकर कहा, आपने उस दिन पूरे रूम का डेकोरेशन अपने हाथों से गुस्से से खराब किया था ना, बुरी तरह से हमारा नेम प्लेट बाहर फेंक दिया था और बाकी कई सारी चीजें खराब करके आपने बेड के नीचे फेंक दिया था। मैंने ये सब उसी दिन देख लिया था। ऋषभ ने अपने सिर पर हाथ रखकर हैरानी और अफसोस से कहा, ओ गॉड, नव्या ऐसा मत सोचो, मैंने तुम पर गुस्सा किया था। मैं तुम पर नहीं, मैं तो छोड़ो वो सब, मैं उस वक्त पागल था, सो पागलों वाली हरकतें कर रहा था। अब दिमाग ठिकाने पर आ गया है, सो अब इस बारे में भूल जाओ। बस इतना याद रखो, तुमसे मैं नफरत नहीं करता हूँ। और पागल लड़की, जब इतनी बड़ी बात थी तो पहले ही बता देती, पता नहीं कब तक तुम्हें अपने इस छोटे से दिमाग में इसे संभाल कर रखना था। अगर आज तुम नहीं कहती तो पता नहीं कब मौका मिलता तुम्हें अपना मन हल्का करने का। इसलिए मैंने कहा है तुमसे, तुम्हें कोई भी बात छुपाना नहीं है, सब मुझे बताना, वरना इसे संभाल कर रखोगी तो सिर्फ कड़वी बातें ही यहाँ भरी रहेगी।
नव्या ने बड़ी सी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाया और ऋषभ के कंधे पर सिर रखकर उसका हाथ कसकर पकड़कर खूबसूरत गार्डन को देखने लगी। ऋषभ ने गहरी सांस ली और कुछ सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वो लोग घर वापस आ गए। ऋषु को झूले में सुलाकर नव्या फ्रेश होने चली गई और ऋषभ वापस अपने ऑफिस में। अगले दिन नव्या की आज की सुबह बहुत खूबसूरत हुई। उसे कल के बाद से सब कुछ बहुत सुंदर, प्यारा, अच्छा लग रहा था। नव्या रोज की तरह ऋषु के लिए बेबी फूड बना कर लाई तो ऋषभ भी बाथरूम से बाहर आकर अपने जिम में जाने लगा। नव्या ने ऋषभ से बहुत ही प्यार से और खुशी से गुड मॉर्निंग कहा, जिस पर ऋषभ ने सिर्फ हम्म में जवाब दिया और रूम से बाहर चला गया। नव्या ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ऋषु को नेचर के दर्शन कराने के बाद उसे नहलाकर तैयार कर दिया। ऋषु को लेकर नव्या पूजा घर गई और उसे टिका लगाने के बाद नव्या ने डाइनिंग हॉल में बैठकर ऋषु को बेबी फूड खिलाया। उसी वक्त ऋषभ भी ऑफिस के लिए तैयार होकर डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। ऋषभ ने ऋषु के गाल पर किस कर उसे गुड मॉर्निंग विश किया। उसके बाद उसकी मम्मा के गाल पर लॉन्ग किस करके कहा, गुड मॉर्निंग एंड सॉरी भी मैंने तुम्हें सुबह अच्छे से गुड मॉर्निंग विश नहीं किया। नव्या ने हैरानी और खुशी से कहा, यहाँ सब है और आपने सबके सामने ही। कोई बात नहीं, आइए ब्रेकफास्ट करते हैं। ऋषभ ने मुस्कुराकर थोड़ा जोर से बोला, अपनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी वाइफ को किस करके अपनी मॉर्निंग गुड करना गलत है तो सजा दो मुझे। नव्या उसकी इस हरकत पर शर्मा गई और सिर झुकाकर बैठ गई। ऋषभ ने हंसते हुए ब्रेकफास्ट किया। दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। ऋषभ ने दोनों मम्मा बेबी को बाय बाय किस करने के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल गया। नव्या ऋषभ की हरकतों से हैरान, खुश और शर्मिंदा सब हो रही थी और ऋषभ नव्या की रिएक्शन से बस हंसते रहता था। कार में बैठकर ऋषभ घर से थोड़ा दूर आया और उसने अपना टैबलेट निकाला और उसमें सीसीटीवी फुटेज ऑन किया, जिसमें नीलम मेड दिख रही थी और वो किसी को कॉल कर रही थी। नीलम ने जल्दी से सामने कॉल पर बात करते हुए कहा, यस मैडम जी, मैं सच कह रही हूँ, ऋषभ सर अपनी इस शादी में बहुत खुश हैं। मैंने आपको बताया था ना, कल दोनों अकेले में टाइम बिता रहे थे और आज तो मैं क्या बताऊं मैडम, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है। बेडरूम तो जैसे इन्हें कम ही पड़ गया अपने रोमांस के लिए, बाहर भी रोमांस का कोई मौका नहीं छोड़ रहे ऋषभ साहब। सामने से गुस्से से भरी एक महिला की आवाज आई, जबान संभाल कर लड़की, वरना इस जबान के साथ साथ तुम्हें भी चलने के लायक नहीं छोड़ूंगी। ऋषभ कभी भी सबके सामने ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो तो बहुत शर्मीला इंसान है। सबके सामने क्या, वो तो अकेले में भी किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच नहीं सकता। नीलम ने कहा, माफ करना मैडम जी, पर अब साहब इतने शरीफ नहीं रहे। नव्या मैडम जी के आगे तो साहब लट्टू बन चुके हैं। अच्छा मैडम जी, अब मैं रखती हूँ आज के काम के पैसे। सामने से उस महिला ने कहा, डाल दिए हैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे। मुझे और भी अपडेट देते रहना। 12 अनचाही शादी, ऋषभ प्राउड हस्बैंड। ऋषभ वो सीसीटीवी फुटेज अपनी टैब में देखकर मिस्टीरियस स्माइल करने लगा। ऋषभ अब अपने ऑफिस में पहुंचा और अपने ऑफिस वर्क में पूरे फोकस के साथ काम करने लगा। घर में नव्या की खुशी का ठिकाना नहीं था, जो उसने सोचा भी नहीं था वो हो रहा था। अब तो हर वक्त उसके चेहरे पर वो शर्मीली मुस्कान चिपकी हुई थी। नव्या को किसी का कॉल आया, उसने जब कॉल उठाया तो उसे अपने एनजीओ से कॉल आया था। उसका आज एनजीओ आना जरूरी था। नव्या ने तो पहले ही एनजीओ में सूचना दे दी थी कि कुछ सालों के लिए नव्या एनजीओ में काम करने नहीं आएगी, पर अगर कोई इमरजेंसी हो या कोई ऐसा काम हो जिसमें नव्या की जरूरत पड़े तो उसे बेझिझक बुला सकते हैं। आज नव्या की जरूरत पड़ ही गई। नव्या ने आने के लिए हाँ कह दिया। एनजीओ से कॉल करते ही नव्या ने ऋषभ को कॉल किया। ऋषभ ने कॉल उठाते ही नव्या से कहा, क्या हुआ, आज मेरी बड़ी याद आ रही है। नव्या ने ऋषभ की आवाज में खुद के लिए इतना प्यार महसूस किया कि एक पल को तो वो भूल ही गई कि उसने किस काम के लिए ऋषभ को कॉल किया था। नव्या की तरफ से कोई रिस्पॉन्स न मिलता देखकर ऋषभ ने कहा, हेलो नव्या, मुझे सुन पा रही हो? हेलो। नव्या होश में आए और ऋषभ से बोली, हाँ। वो सॉरी, मेरा ध्यान भटक गया था, मुझे कहना था कि। नव्या कुछ कहती उससे पहले ही ऋषभ ने नव्या से कहा, ये क्या कह दिया, मेरे होते हुए भी तुम्हारा ध्यान भटक गया। दैट्स रियली बैड, मेरी बीवी मुझसे ज्यादा किसी और पर ध्यान दे रही है। नव्या ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपके बारे में ही सोच रही थी, आपके अलावा और किसके बारे में सोच सकती हूँ मैं। वैसे मुझे कहना था कि एनजीओ से मुझे कॉल आया है, एक जरूरी काम से जाना पड़ेगा वहाँ। ऋषभ ने कहा, फिर ध्रुव का क्या, उस पर कैसे ध्यान दोगी, क्या उसे घर छोड़ कर जाओगी? नव्या ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऋषु को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी और वहाँ भी ध्रुव का पूरा ख्याल रखूंगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ?
आई प्रॉमिस मैं जल्दी आ जाऊंगी वहां से। ऋषभ ने थोड़ी देर कुछ सोचा और कहा, ठीक है, पर अपने साथ नीलम को भी ले जाना। अगर तुम्हारा ज्यादा काम हुआ तो नीलम ध्रुव का ध्यान रख लेगी, साथ में तुम्हारा भी। नव्या को ऋषभ की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने ऋषभ की बात मानकर नीलम को अपने साथ चलने को कहा और ऋषु को गोद में संभाले वो कार में बैठकर एनजीओ के लिए निकल गई। एनजीओ के बच्चों को नव्या की बहुत याद आ रही थी। नव्या ने ही एनजीओ के बहुत से बेसहारा बच्चों को माँ जैसा प्यार दिया है। अब उनकी नव्या मम्मा ने आना बंद कर दिया तो बच्चों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नव्या को एनजीओ में देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। वो सभी नव्या के पास भाग कर गए और नव्या के गले लग गए। इतने सारे बच्चों के गले लगाने से नव्या के आसपास बच्चों का घेरा बन गया। ये नज़ारा बहुत खूबसूरत था। ऋषु को अपने लिए नए दोस्त मिल गए। इतने बच्चों को एक साथ देखकर ऋषु नव्या की गोद में खुशी से कूदने लगा। नव्या ने एनजीओ का काम संभाला। ऋषु को नए दोस्त मिलने के बाद मम्मा से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। नव्या को बहुत अच्छा लगा कि ऋषु को इसी बहाने से ही सही पर इतना मौज करने का मौका मिला। नए दोस्त बच्चों के आसपास मस्ती का चांस मिला। नव्या अपना काम कर ही रही थी कि एक लड़की उसके पास आए और बोली, नव्या मैम, कोई आपसे मिलने आया है। नव्या ने उस लड़की से कहा, उन्हें मेरे केबिन में बैठाओ, मैं बस पहुंच रही हूँ। वो लड़की वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद नव्या अपने कैबिन में पहुंची तो सामने देखकर हैरान रह गई। सामने ऋषभ चेयर पर बैठा उसी का वेट कर रहा था। नव्या को कैबिन में आया देखकर ऋषभ अपने चेयर से खड़ा हुआ। नव्या ने ऋषभ से मुस्कुराकर कहा, आप यहाँ प्लीज बैठिए ना, आप खड़े क्यों हुए। ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी वाइफ के साथ साथ यहाँ की बहुत ही होनहार सोशल वर्कर हो। तुम्हारी रिस्पेक्ट करना मेरे लिए प्राउड की बात है। नव्या को ऋषभ की बात सुनकर खुद पर बहुत प्राउड फील हुआ। ऋषभ ने नव्या से पूछा, ध्रुव कहाँ है। नव्या ने कहा, ऋषु को यहाँ इतना मजा आ रहा कि नए नए दोस्त भी बना लिए उसने और अभी उनके साथ ही खेल रहा है। नीलम दीदी उसके साथ ही है। नव्या ऋषभ को ऋषु के पास ले गई। ऋषु एक झूले में लेटा था और ऋषु के आसपास बच्चे उसे हंसा रहे थे। नव्या को किसी के साथ आता देखकर एक 5 साल की बच्ची जो एक हाथ और पैर से विकलांग थी वो नव्या के पास आए और बोली, मम्मा ये अंकल कौन है। नव्या कुछ कहती उससे पहले ही ऋषभ ने नव्या के गाल पर किस करके कहा, आपकी मम्मा का हस्बैंड और आपके पापा। वो बच्ची ऋषभ की बात सुनकर बहुत खुश हुई। वो थोड़ा झिझकते हुए ऋषभ के पास गई तो ऋषभ अपने एक घुटने के बल नीचे बैठ गया और बच्ची का हाथ पकड़कर उसे कंफर्टेबल फील कराया। नव्या को ऋषभ का ये सब करना बहुत अच्छा लगा। ऋषभ ने अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और बच्ची को देकर कहा, आपके पापा की तरफ से आपके लिए ये चॉकलेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। उस बच्ची ने मुस्कुराकर वो चॉकलेट ऋषभ से लिया और ऋषभ के गाल पर किस करके वहां से चली गई। और भी बच्चे चॉकलेट देखकर ऋषभ की तरफ देखने लगे। ऋषभ ने नव्या से कहा, तुम 2 मिनट संभालो, मैं अभी आया। ऋषभ 2 मिनट बाद चॉकलेट से भरी एक टोकरी ले आया। बच्चे इतनी सारी चॉकलेट देखकर बहुत खुश हो गए। एक वर्कर आगे आए और ऋषभ से चॉकलेट की टोकरी लेकर सबको चॉकलेट बांटने लगी। ऋषभ ऋषु के पास गया और उसे गोद में लेकर नव्या से कहा, मुझे पता नहीं था मेरे इतने सारे बच्चे हैं। और ध्रुव देखो, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे लिए कितने सारे भाई बहन ले आई। तुम्हें फ्यूचर में हमसे भाई बहन की कोई शिकायत नहीं होगी। नव्या ऋषभ की बात सुनकर शर्मा जाती है। ऋषभ नव्या के लाल पड़े चेहरे पर अपना अंगूठा रब करके कभी उसके सॉफ्ट गालों पर पिंच करता तो कभी शर्मीली नव्या को कोई बात करके और शर्माने पर मजबूर कर देता। नव्या और ऋषभ की साथ में फोटो खींचकर नीलम ने उस लड़की को भेज दिया। ऋषभ यही तो चाहता था, उसकी आंखें बराबर उस जासूस की जासूसी कर रही थी। थोड़ी देर बाद नव्या का काम पूरा हुआ तो वो लोग वहां से निकलने लगे। ऋषभ ने नीलम और नव्या से कहा, नीलम तुम नव्या का सामान लेकर ड्राइवर के साथ पहली गाड़ी में चली जाओ। मैं, नव्या और ऋषु जरा थोड़ा बाहर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके आते हैं। नीलम ने ऋषभ का ऑर्डर फॉलो किया और ड्राइवर के साथ घर चली गई। ऋषभ, ऋषु और नव्या वहां से आइसक्रीम पार्लर गए। आइसक्रीम पार्लर में ऋषभ और नव्या ने अपनी पसंद की आइसक्रीम खाए। थोड़ी देर बातें की, उसके बाद ऋषभ ने नव्या के लिए कुछ आइसक्रीम भी पैक करवा लिए और घर वापस पहुंच गए। 13 अनचाही शादी, नव्या इन हॉस्पिटल। 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। ऋषु के लिए नव्या का प्यार और केयर बहुत बढ़ गया था। ऋषभ ने नव्या के जॉब करने से कोई परेशानी नहीं थी। नव्या ऋषु को और अपने जॉब को बहुत ही बखूबी से संभालती थी। ऋषु भी नव्या के साथ एनजीओ जाता था और बच्चों के बीच अपना अच्छा समय बीतता था।
ऋषभ कभी नव्या को एनजीओ छोड़ने जाए या ना जाए पर उसे लेने के लिए हमेशा जाता था। नव्या के साथ उसका बर्ताव बहुत ही प्यार भरा रहता था। नव्या ऋषभ के साथ बहुत खुश थी और ऋषभ का नव्या को इतना प्यार देना, उसकी परवाह करना कृति के कान में गैली पड़ता था और उसके जलन और गुस्से को कोई सीमा नहीं थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था ऋषभ उसके अलावा भी किसी लड़की से प्यार कर सकता था। जब उसे ऋषभ की शादी का पता चला तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे यकीन था ऋषभ ने मजबूरी में ये अनचाही शादी की है। पर नीलम से ऋषभ और नव्या के प्यार के किस्से सुन सुनकर कृति का खून खोल उठता है। सैटरडे की दोपहर को नव्या ने ऋषभ को कॉल किया। ऋषभ अपने ऑफिस में काम कर रहा था। नव्या का कॉल देखकर उसने जल्दी से कॉल उठाया। उसे नव्या के बहुत सारे मिस्ड कॉल भी शो हो रहे थे। मीटिंग में होने की वजह से ऋषभ कॉल अटेंड नहीं कर पाया था। ऋषभ ने कहा, हेलो, क्या हुआ, आज ऑफिस का काम जल्दी खत्म हो गया है क्या? तुम्हारा ध्रुव की मम्मा। नव्या ने कहा, ऋषभ मैं हॉस्पिटल में हूँ। ऋषभ नव्या की बात सुनकर हैरान रह गया। ऋषभ ने नव्या से पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? ध्रुव ठीक है ना नव्या? नव्या ने ऋषभ की आवाज में घबराहट साफ महसूस की। उसने ऋषभ से शांत लहजे में कहा, ऋषभ ऋषु ठीक है, बस उसे अचानक से बुखार आ गया था इसलिए हॉस्पिटल ले आई। मैंने आपको कितने कॉल किए, आपने उठाया ही नहीं। ऋषभ ने कहा, हाँ एक्चुअली मैं मीटिंग में था तो पता ही नहीं चला, उसके बाद मैंने फ़ोन चेक ही नहीं किया। अभी मैंने तुम्हारे बहुत सारे मिस्ड कॉल देखे। नव्या ने कहा, पर मुझे आपको एक और बात बतानी है। ऋषभ ने कहा, हाँ कहो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? कोई दिक्कत हुई है क्या ध्रुव को? मैं अभी आ रहा हूँ हॉस्पिटल, तुम ऋषु का ख्याल रखना। नव्या ने कहा, ऋषभ कम डाउन, ऋषु अभी ठीक है, उसे बस बुखार था। डॉक्टर ने कहा है ऐसा हो जाता है न्यूबॉर्न बेबी को। ऋषु अभी सो चुका है, हॉस्पिटल के चाइल्ड वार्ड में आपका लाडला सो रहा है। पर बात ऋषु की नहीं है। ऋषभ ऋषु के लिए रिलैक्स हो गया। उसने नव्या से पूछा, तो क्या हुआ? सब ठीक है, तो ध्रुव को हॉस्पिटल में क्यों रखा है? घर पहुंचो अब। नव्या ने कहा, वो हॉस्पिटल से आते वक्त एक अंकल रोड के पास गिरे हुए मिले तो मैं उन्हें हॉस्पिटल ले आए और अभी उन्हीं के होश में आने का वेट कर रही हूँ। डॉक्टर ने बताया उन्हें आज पहली बार हार्ट अटैक आया है। ऋषभ ने कहा, मैं मानता हूँ तुम्हें लोगों की मदद करना अच्छा लगता है और तुमने उनकी मदद की, बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और अब बात खत्म, अब घर जाओ। मदद करने के चक्कर में अपना टाइम खराब कर रही हो, ध्रुव के लिए भी लापरवाह बन रही हो और ये बात मुझे पसंद नहीं, सो अभी के अभी वहां से निकलो। नव्या ने ऋषभ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ऋषभ मैं मानती हूँ मुझे ऋषु को ज़्यादा देर बाहर नहीं रखना चाहिए, पर आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैंने ऋषु को आराम से सुला दिया है और नर्स उसके साथ है। अंकल जी बुजुर्ग है ऋषभ, उन्हें होश में आते ही उनके किसी परिवार के सदस्य के साथ कांटेक्ट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए मुझे यहाँ रुकना चाहिए ना? हमारे पापा की उम्र के है वो, उनकी अगर थोड़ी सी मदद कर देंगे तो दिल को सुकून और ऋषु के नाम की दुआ मिल जाएगी। ऋषभ नव्या के आगे हार मानते हुए बोला, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, पर तुम सच में ध्रुव के लिए केयरलेस हो रही हो। अब वही रहना और ध्रुव का भी ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ वहाँ। नव्या कुछ कहती उससे पहले ही ऋषभ ने कॉल काट दिया। नव्या ऋषु के पास गई और थोड़ी देर ऋषु की डॉक्टर से ऋषु के हेल्थ के लिए एडवाइस लेती रही। ऋषु की नींद पूरी हुई और उसी वक्त एक वार्ड बॉय उसके पास आया और बोला, मैम आपके साथ जो पेशेंट आए थे उन्हें होश आ गया है, आप चाहे तो उनसे मिल सकती है। नव्या ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई। वो जल्दी से वार्ड बॉय के पीछे पीछे अंकल जी के वार्ड में गई। नव्या अंकल जी के वार्ड में गई तो देखा एक डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे थे। नव्या ऋषु को गोद में लिए अंकल जी के पास खड़ी हो गई। नव्या ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अंकल जी ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं? डॉक्टर ने कहा, मैम अभी तो कोई डरने की बात नहीं है, पर अगर इन्होंने ऐसे ही स्ट्रेस लिया और खुद पर ज़्यादा लोड लिया तो उनके लिए खतरा हो सकता है। ये तो शुक्र है ये इनका पहला हार्ट अटैक है और आप इन्हें सही वक्त पर हॉस्पिटल ले आए, वरना डरने की बात जरूर हो जाती। डॉक्टर ने अंकल जी से कहा, सिर खुद का बहुत ख्याल रखिए, आज के ज़माने में मिसेज मल्होत्रा जैसी अच्छी इंसान नहीं मिलती है। खुद के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। डॉक्टर अपनी हिदायत देकर वहाँ से चले गए। अंकल जी ने नव्या के आगे हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी मदद की। डॉक्टर साहब सही कह रहे थे, कोई किसी की मदद इतनी आसानी से नहीं करता, पर तुमने मेरी मदद की, थैंक यू बेटा। नव्या ने अंकल जी के हाथ नीचे करके बड़ी ही इज्जत के साथ कहा, अंकल जी ऐसा मत कीजिए, आप तो मेरे पापा की उम्र के हैं, आपकी मदद करके मुझे अच्छा लगा। और ये हाथ हम छोटों को आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, हाथ जोड़ते हुए नहीं। अंकल जी प्यार से नव्या के सिर पर हाथ फेर कर कहा,
तुम भी मल्होत्रा हो बेटा? नव्या ने हाँ में सिर हिलाया और वो कुछ कहती उससे पहले ही ऋषु नव्या का मंगलसूत्र अपने मुंह में दबाते हुए आवाजें निकालने लगा। अंकल जी को ऋषु को देखकर उस पर बड़ा प्यार आया। ऋषु मंगलसूत्र मुंह में लेते हुए कभी कभी अंकल जी की तरफ भी देखता था। अंकल जी इमोशनल होते हुए बोले, मेरे बेटे की भी शादी हो गई है, पर काश उसके नसीब में तुम जैसी प्यारी बीवी और घर को एक गुणवान बहू मिल जाती। इस प्यारे बच्चे जैसा मेरा भी कोई पोता या पोती होते। नव्या ने अंकल जी से कहा, आपकी जो भी बहू है वो भी धीरे धीरे अच्छी बन जाएंगे अंकल जी, और आपके नसीब में भी मेरे ऋषु जैसा पोता होगा। अंकल जी ने कहा, मेरे बेटा बहू हमारे साथ नहीं रहते, वो अपनी अकेले की जिंदगी में खुश है, तो हमने भी उनसे अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं। मुझे अब उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही मुझे जानना है। वैसे बुरा ना मानो तो क्या तुम्हारे बेटे को मैं गोद में लेकर थोड़े पल के लिए ही सही पर पोते का सुख जी लूं बेटा? नव्या ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है अंकल जी, इसी बहाने मेरे बच्चे को भी दादाजी का प्यार मिल जाएगा। नव्या ने ऋषु को अंकल जी की गोद में दिया। पहले तो ऋषु जाने से डर रहा था, पर अंकल जी की आंखों में खुद के लिए इतना प्यार देखकर ऋषु चुपचाप अंकल जी के गोद में चला गया और अपनी प्यारी प्यारी आवाज निकालकर अंकल जी को हंसा रहा था। इसी बीच नव्या का फोन बज गया। नव्या ने फोन चेक किया तो ऋषभ का कॉल था। उसने जल्दी से कॉल उठाया तो ऋषभ की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। ऋषभ ने नव्या पर नाराजगी से कहा, कहाँ हो तुम? मैं हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड में हूँ, ना तुम हो ना ध्रुव। तुम लोग घर चले गए क्या? नव्या ने जल्दी से कहा, ऋषभ मैं 4th फ्लोर के 2nd गेट के पास वाले रूम में हूँ। ऋषभ ने कहा, वही रुको, यहाँ से वहाँ मत करना, मैं अभी आ रहा हूँ। ऋषभ ने कॉल काट दिया। नव्या ने अंकल जी से कहा, अंकल जी आप जरा ऋषु के साथ खेलिए और मैं जरा बाहर से आती हूँ, मेरे हस्बैंड गुस्से से यहाँ आ रहे हैं, जरा उन्हें ठंडा कर दो। अंकल जी ऋषु के साथ खेलते हुए बोले, हाँ हाँ बेटा आराम से बेफिक्र होकर जाओ, मैं हूँ यहाँ। नव्या वहाँ से जल्दी से निकल गई। अंकल जी ने ऋषु के साथ खेलते हुए कहा, आपका नाम भी ऋषु है? मेरे शैतान बेटे का नाम भी ऋषु है? क्या बात है, तुम लोग भी मल्होत्रा, मैं भी मल्होत्रा, तुम्हारा नाम भी ऋषु, मेरे बेटे का नाम भी ऋषु, कितना प्यारा मेल है हमारा। नव्या बाहर आई तो ऋषभ गुस्से से 2nd गेट के पास ही आ रहा था। ऋषभ ने नव्या के पास आते ही हाफते हुए नव्या से पूछा, ऋषु कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? नव्या ने ऋषभ का हाथ पकड़कर उसे पास में लगे चेयर पर बैठाया। नव्या ने ऋषभ से कहा, रिलैक्स ऋषभ, ऋषु बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया था ना उन अंकल के बारे में। बट वो ऋषु को देखकर बहुत इमोशनल हो गए थे, तो ऋषु अंकल जी के साथ है, उनका मन बहला रहा है, और ऋषु भी थोड़ा बहुत नखरे दिखाने के बाद अंकल के साथ घुल मिल गया। ऋषभ ने गुस्से से नव्या से कहा, तुम्हारा मतलब है मेरा बच्चा किसी के लिए भी मन बहलाने की चीज है? और तुम इतनी लापरवाह कैसे हो रही हो ध्रुव के मामले में? किसी भी अनजान को मेरे बच्चे को सौंपकर मेरे सामने खड़ी हो। तुम ना नव्या घर चलो, तब बताता हूँ। आ गया ना होश अंकल जी को, अब चले घर में लेकर आता हूँ अपने बच्चे को। ऋषभ जल्दी से पेशेंट रूम में घुस गया। नव्या ऋषभ के पीछे पीछे रूम में आई तो ऋषभ को सामने टकटकी लगाए हैरानी से देख रहा था। नव्या ने ऋषभ को हिलाते हुए कहा, ऋषभ आप ठीक तो है? क्या हुआ, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? ऋषभ ने सामने देखते हुए हैरानी से कहा, पापा। अंकल जी ने ऋषभ को हैरानी से देखते हुए बोले, ऋषु च 14 अनचाही शादी, ऋषभ का पास्ट। ऋषभ हैरानी से सामने देखकर बोला, पापा। हॉस्पिटल बेड पर ऋषु के साथ खेल रहे अंकल जी ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो भी हैरान रह गए। उनके मुंह से हैरानी से निकला, ऋषु। नव्या दोनों को इतना हैरान देखकर खुद भी हैरान रह गई, और जब दोनों के मुंह से पापा और ऋषु सुना तो उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही। नव्या ने हैरानी से कभी ऋषभ को देखा तो कभी अंकल जी को देखकर बोली, क्या कहा आपने पापा? ऋषभ ने अंकल जी के गोद में लेटे ऋषु को देखा तो वो बहुत इमोशनल हो गया। वो भागकर अंकल जी के पास गया और उनके गले लग गया। ऋषभ ने इमोशनल होकर कहा, पापा आई लव यू। आपको मैंने कितना मिस किया मैं आपको बता नहीं सकता। आज आपको अपने सामने देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। ऋषभ को अब होश आया कि वो हॉस्पिटल में है और उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। वो अपने पापा से अलग हुआ और नव्या से पूछा, नव्या पापा को क्या सच में हार्ट अटैक आया था? ऋषभ ने अपने पापा से पूछा, पापा अब कैसा लग रहा है आपको? आपको हार्ट अटैक कैसे आया? अब आप ठीक है ना? ऋषभ के सवालों को सुनने के बाद उन सवालों का जवाब देने बजाय ऋषभ के पापा ने अपना मुंह फेर लिया। ऋषभ को ये देखकर बहुत बुरा लगा। ऋषभ उनके पैरों के पास बैठकर उनके पैर पकड़कर बोला, पापा अब तो अपनी नाराजगी छोड़ दीजिए।
आपके इस नालायक बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। इस गलती की जो सजा हो सके दे दीजिए, मुझे जितनी कड़ी हो सके उतनी कड़ी सजा दे दीजिए, पर ऐसे मुंह मोड़कर मुझे पराया मत बनाइए। एक बार अपने पोते की तरफ तो देखिए जो अपने दादाजी की गोद में बैठा है, पर इसे ये बात पता ही नहीं कि आपसे इसका कितना अनमोल रिश्ता है। नव्या और ऋषु से आपका रिश्ता होने के बावजूद आप लोग एक दूसरे से अनजान हो। मैं अनजान बनने की सजा नहीं झेल सकता पापा। ये आपका पोता है, इससे अपने दादा का प्यार मत छीनिए। केशव मल्होत्रा जी, ऋषभ के पापा, हैरानी से नव्या की तरफ देखकर बोले, ये बच्ची तुम्हारी बीवी है, पर तुम तो कृति से प्यार करते थे ना, उसके लिए ही अपना सब कुछ छोड़ चुके थे, फिर इतनी प्यारी बच्ची तुम्हारी बीवी कैसे बन गई जब तुम्हें बिगड़ी और अड़ियल लड़की पसंद थी तो? ऋषभ ने निराशा से अपने पापा से कहा, मैं आपको सब बताऊंगा पापा, पहले आप जल्दी से ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए। मैं आपको घर चलकर आराम से सब बताऊंगा और तब आप मुझे चाहे तो सजा भी दे दीजिएगा। केशव जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। मैं तो जयपुर अपने दोस्त की बेटी की शादी के लिए आया था। उसकी शादी खत्म तो मैं अपने घर दिल्ली जा रहा था, पर उसी वक्त मुझे हार्ट अटैक आ गया और मैं यहाँ आ पहुंचा। अब मैं ठीक हूँ और अपने घर ही जाऊंगा, किसी के घर पर मैं ऐसे नहीं रह सकता। ऋषभ ने दुखी होकर कहा, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके लिए कोई किसी का नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ। नव्या को दोनों बाप बेटे के बीच ऐसा कलेश देखकर बहुत बुरा लग रहा था। नव्या ने अब अपने अभी अभी पता चले ससुर के सामने घूंघट कर लिया। वो ऋषभ के पास आए और उसकी हथेली को चुपके से छूकर ऋषभ का ध्यान अपनी तरफ किया। ऋषभ के नव्या से इशारे में पूछा, क्या हुआ? अभी शांत रहो। नव्या ने धीरे से ऋषभ के कान में कहा, मैं ट्राई करूँ एक बार बात करके। ऋषभ ने नव्या के लिए आगे जाने का रास्ता छोड़ दिया, जिसका मतलब था शौक से जाओ। नव्या केशव जी के पास आई जो ऋषभ से मुंह फेरे बैठे थे, पर ऋषु से अपना ध्यान जरा भी नहीं हटाया था। नव्या ने केशव जी से कहा, अंकल जी क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? केशव जी ने नव्या की तरफ देखा और प्यार से नव्या के सिर पर हाथ फेर कर कहा, मुझे खुशी होगी अगर इतनी प्यारी बच्ची मुझे पापा कहकर बुलाएगी तो। नव्या मुस्कुरा उठी और फिर से बोली, पापा आप इनसे नाराज हैं? ऋषभ ने प्यारे से बच्चे की तरह शक्ल बना ली, पर यह शक्ल हैरानी से फैल गई जब नव्या की आगे की बात सुनी। नव्या ने आगे कहा कि आप खुशी खुशी इनसे नाराज रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें मेरे और ऋषु की क्या गलती है? मैं अपने ससुराल वालों में सिर्फ निखिल भाई और उनकी फैमिली को जानती हूँ। आज अपने ससुर जी को भी देख लिया, बहुत अच्छा लगा, पर आप अगर घर नहीं आएंगे तो ये बात मुझे और ऋषु को बहुत बुरी लगेगी। पापा आप अपने बेटे से नाराज है, पर इसमें आपकी बेटी जैसी बहू और पोते का क्या दोष? घर चलिए ना पापा। केशव जी ने मुस्कुरा कर कहा, अब मेरी बेटी इतना कह रही है तो मानना ही पड़ेगा। ऋषभ का मुंह इतना बड़ा फैल गया कि वो उसमें ब्रह्मांड समाहित कर दे। ये लोग ऋषभ के साथ तो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो यहाँ है ही नहीं, पर इस बात की उसे अंदर अंदर खुशी है कि उसके पापा नव्या की बात मानकर घर आने को तैयार हैं। ऋषभ ने अब खुद ने सारी चीजों का ध्यान रखा। केशव जी के डॉक्टर से केशव जी की हेल्थ की सारी रिपोर्ट ली, उनकी दवाइयों की सारी जानकारी, खाने का सारा कच्चा चिट्ठा निकलवा लिया और डॉक्टर ने भी सारे चेकअप के बाद केशव जी को डिस्चार्ज कर दिया। केशव जी को उनके कपड़े पहनाने और उनका जो सामान था वो देने के बाद वार्ड बॉय ने उन्हें चेयर पर बैठा दिया। आखिरी बार केशव जी ने डॉक्टर से बात की और अपनी विदाई ली। नव्या ने ऋषु को ऋषभ के गोद से लेकर कहा, ऋषभ मैं ऋषु को लेकर चल रही हूँ, आप पापा की हेल्प कीजिए। अब क्या वार्ड बॉय को बुलाना क्यों पापा? केशव ने ना चाहते हुए भी नव्या के लिए हाँ में सिर हिलाया और ऋषभ ने अपने पापा के पास आकर उन्हें सहारा दिया और वो सभी हॉस्पिटल से बाहर आ गए। ऋषभ आगे, उसके बगल में केशव जी और पीछे नव्या और ऋषु। गाड़ी में शांति फैली हुई थी तो ऋषभ ने म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया। केशव जी ने गुस्से से उसे बंद कर दिया और ऋषभ की तरफ गुस्से से नजर घुमाए। अब ऋषभ में हिम्मत नहीं कि ड्राइविंग के अलावा किसी और चीज पर ध्यान दें। ऋषु नव्या के मंगलसूत्र को मुंह में डालकर तरह तरह की आवाजें निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था म्यूजिक सुनने के बाद अब ऋषु भी गाना गा रहा है। ऋषु कभी कभी बीच में नव्या की गर्दन में अपना नन्हा सा मुंह ले जाकर वहां हमले करता रहता था, जिससे नव्या को हंसी आती रहती। गाड़ी में ऋषु की प्यारी आवाज में सिंगिंग और नव्या की प्यारी हंसी गाड़ी में खुशनुमा माहौल बना रही थी। केशव जी भी बीच में ऋषु की तरफ घूमकर उसके साथ खेलते और हंसने लगे। ऋषभ तिरछी नजरों से ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो लोग घर पहुंचे तो ऋषभ का इतना आलीशान और बड़ा घर देखकर केशव जी हैरान रह गए। गाड़ी से उतरकर ऋषभ ने एक सर्वेंट की तरफ
चाबी फेंकी, फिर जल्दी से केशव जी की तरफ का दरवाज़ा खोला। सर्वेंट ने नव्या की तरफ का दरवाज़ा खोला और उसे गाड़ी से उतरने में मदद की। सर्वेंट ने उनके जाते ही गाड़ी को पार्क में लगा दिया। हॉल में पहुंचकर ऋषभ ने केशव जी को सोफे पर बिठाया। सर्वेंट उन सबके लिए पानी लाया। केशव जी मन ही मन अपने बेटे की कामयाबी से बहुत खुश थे। ऋषभ ने वही जिंदगी हासिल कर ही ली जिसके सपने वो देखता था। थोड़ी देर बाद ऋषभ केशव जी को उनके रूम में ले गया। नव्या ऋषु को अपने रूम ले गई। ऋषु की दवाई का टाइम होने लगा था, वरना नव्या ऋषु को केशव जी के साथ और टाइम स्पेंड करने देती। कमरे में पहुंचकर केशव जी ने ऋषभ से पूछा, कृति का क्या हुआ? जब तुम उससे प्यार करते थे और कृति से शादी भी की थी तो नव्या भी तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई? सच बताओ ऋषु, कहीं तुम इस मासूम बच्ची की जिंदगी खराब तो नहीं कर रहे? ऋषभ अपने पापा के पैरों के पास जमीन में बैठ गया और अपने पापा से बोला, जिंदगी तो मेरी खराब हो चुकी थी पापा। जो मैंने कृति से शादी की आपके 1000 मना करने के बाद भी। केशव जी ने कहा, साफ साफ बताओ ऋषु, क्या बात है? मुझे सुनना है तुमने अब तक कितनी गलतियां की है। क्या हुआ ऐसा जो अब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ गया है? नव्या जैसी समझदार और प्यारी बच्ची तुम्हारी जिंदगी में आ गई, और ये तुम्हारा और नव्या का फूल सा बच्चा। ऋषभ ने कहा, ऋषु, नव्या और मेरा बच्चा नहीं है, कृति और मेरा बच्चा है। आप सही थे, कृति के बारे में जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया उसने मुझे ही छोड़ दिया। केशव जी हैरानी से कहा, तो फिर नव्या से कैसे शादी हुई तुम्हारी? ऋषभ ने कहा, आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे पापा। बड़े भैया से ज्यादा मुझे प्यार मिला है आपका। मेरी जिद कैसी भी हो सब पूरी करते थे आप। शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमी रही है, मेरी गलती रही है। कृति से तो मैं बचपन से प्यार करता था, इसी अंधे प्यार की वजह से कभी कृति का नेगेटिव ऑरा देख ही नहीं पाया। जब आपने मेरी और कृति की शादी के लिए इनकार कर दिया तो मुझे लगा आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। 1000 ख्वाहिश पूरी होने के बाद जब एक जिद पूरी नहीं हुई तो आपका सारा प्यार भूल गया। ये तक भूल गया कि मैं खुद आप सबसे कितना प्यार करता हूँ। कृति ने कहा, मेरा प्यार पाना है तो घर से भागना पड़ेगा। पता नहीं क्या जहर भर गया था मेरे दिमाग में, उसने कहा, और मैं मान गया। मैं ये नहीं कहता सिर्फ कृति की गलती है, मेरी भी उसमें बराबर की गलती है और मैंने यही गलती होने दी। आपने मुझे कहा भी था अगर मैं कृति को नहीं छोड़ता हूँ तो आप लोग मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे, मुझे अपनी जायदाद से भी बाहर निकाल देंगे, पर मैंने ये सब मजाक बना दिया और कर गया भूल। कृति के साथ आपको अपने पूरे परिवार को छोड़कर भाग गया। निखिल को जब ये सारी बात बताई तो एक सच्चा दोस्त होने के नाते उसने हर मुमकिन मेरी मदद की। हमने जयपुर में आते ही शादी कर ली। निखिल ने अपने जान पहचान वालों के यहाँ रेंट पर घर दिलवा दिया। मैं फिर भी खुश था एक छोटी सी मामूली जिंदगी में जिसमें मैं और कृति थे, पर मेरे सपने भी थे निखिल और मेरे सपने एक ही थे, खुद का एक बिजनेस खोलने का, जिसके लिए हम दोनों दोस्तों ने रात दिन मेहनत की। पूरे दिन एक छोटी सी जॉब करने के बाद दोनों दोस्त मिलकर बिजनेस का प्लान तैयार करते, उसके लिए मेहनत करते। इन सब के बावजूद मैंने कृति को कोई कमी नहीं होने दी। अगर पूरे दिन काम करने के बावजूद मुझे खाना बनाना पड़ता, घर के काम करने पड़ते तो मैं वो भी करता था, पर कृति को कभी मुझसे कोई शिकायत मिले ऐसा होने नहीं देता था। पर मेरी सारी कोशिश बर्बाद हो गई। देखते देखते 1 साल बीत गया। इसी बीच मुझे गलती से ही सही पर पता चला कि कृति काफी लंबे समय से मेरी गैर मौजूदगी में किसी और लड़के से बात करती है। मैंने पर कृति पर शक नहीं किया, उससे प्यार जो करता था उसकी हर बात पर यकीन था मुझे। पर एक इनसिक्योरिटी कहो या जलन, मैंने कृति से उस लड़के से ज्यादा बात करने से मना कर दिया और तब से कृति मुझसे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने लगी थी। शादी से पहले और शादी के बाद भी कृति मुझसे ऊंची आवाज में बात करती थी। कभी ज्यादा बोल जाती थी तो मैं उसकी नादानी समझकर सब भूल जाता था और मुझे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था उसके चिल्लाने से। पर उस लड़के के आने के बाद से कृति का बर्ताव मुझसे बहुत गंदा हो गया था और एक दिन मुझे पता चल गया कि कृति उस लड़के से प्यार करने लगी है, उसके साथ वक्त बिताने लगी है। कृति ने तो कब का मुझे छोड़ देने की ठान ली थी, पर उसी समय हमें पता चला कि कृति माँ बनने वाली है। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती थी। पर कृति को इस बात से रद्दी भर भी खुशी नहीं हुई। उसे तो डर था कि मेरे बच्चे के आने की वजह से उसकी ब्यूटी खराब हो जाएगी, उसके बॉयफ्रेंड का प्यार, उसकी दी ऐसो आराम की जिंदगी सब खराब हो जाएगी। मैंने ठान लिया था अगर कृति को पैसों से खुशी मिलती है तो मेरे बच्चे के लिए, कृति की ख्वाहिशों के लिए मैं और मेहनत करके वो मुकाम हासिल करूंगा जिसका मैंने सपना देखा था। पर वो तो मेरे बच्चे को अबोसन से मार डालना चाहती थी, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत मनाया, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
मुझे कृति से दिन बे दिन नफरत होने लगी थी। मैंने उसकी प्रेगनेंसी के 4th मंथ में ही सब हासिल कर ही लिया, पर कृति का कहना था कि उसका मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अपने प्यार को वो इंटरेस्ट में नापती थी। आखिर में हार मानकर हम दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। कृति ने साफ साफ कह दिया था कि बच्चे के पैदा होने के अगले मिनट ही उसका बच्चे से कोई संबंध नहीं होगा। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए था, तो मैंने उसकी ये शर्त मान ली। ध्रुव को जन्म देने के 2 घंटे बाद ही कृति ध्रुव को देखे बिना ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई। उस वक्त भी निखिल ने मुझे हर वक्त संभाला, ताकत दी। नव्या के फूफा जी और निखिल एक दूसरे को जानते थे। उनका उस वक्त मानना था कि मेरे बच्चे के लिए नव्या से ज़्यादा अच्छी माँ और कोई नहीं हो सकती। मैंने नव्या के पापा तिवारी जी को पहले ही सब सच बता दिया था, ये सोचकर कि वो लोग शादी से ना कर देंगे, पर नव्या को ये सच नहीं पता है। उसे उसके पापा ने अलग ही कहानी सुनाई है। पर जैसे भी हो, मुझे भी लगा कि मेरे बच्चे के लिए माँ की ज़रूरत है और सबका मानना है कि नव्या सही है, तो मैंने भी एक दिन में ही नव्या से शादी कर ली और अब नव्या ही मेरी पत्नी और ध्रुव की माँ है। ऋषभ की इतनी लंबी कहानी सुनने के बाद केशव जी ने ऋषभ से पूछा, ऋषु तो अब क्या तुम नव्या से प्यार करते हो? ऋषभ पहले तो चुप रहा, फिर उसने ना में सिर हिलाया। 15 अनचाही शादी, ऋषभ का सुकून नव्या। ऋषभ की सारी बात शांति से सुनने के बाद केशव जी ने ऋषभ से पूछा, तो क्या तुम नव्या से प्यार करते हो? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ 2 मिनट चुप रहा। पूरी कहानी बताते हुए ऋषभ इमोशनल होने लगा था। वो रोना नहीं चाहता था, इसलिए अपना सिर झुकाकर बैठा था। उसने अपने पापा के सवाल के जवाब पर उनसे झूठ नहीं कहना चाहता था, इसलिए सच कबूलते हुए उसने ना में सिर हिलाया। केशव जी ने हैरानी से कहा, ऋषु नव्या जैसी इतनी प्यारी बच्ची। केशव जी आगे कुछ कहते इससे पहले ही नव्या ने गेट नॉक किया। दोनों बाप बेटे ने गेट की तरफ देखा तो नव्या मुस्कुराते हुए एक सर्वेंट और ऋषु के साथ गेट पर खड़ी थी। केशव जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? नव्या अंदर आ गई। ऋषु अपने पापा को देखकर उसकी गोद में जाने के लिए नव्या की गोद में मचलने लगा। ऋषभ ने अपना चेहरा ठीक किया, फिर नव्या से ऋषु को लेकर उसे गोद में लिए थपकी देने लगा। सर्वेंट ने खाने का सारा सामान टेबल में सजा दिया और सबको ग्रीट करके वहां से चला गया। नव्या ने केशव जी से कहा, पापा आपको आराम करना चाहिए, ज़्यादा यहाँ वहाँ ना करना पड़े, इसलिए मैंने हम सबका खाना रूम में ही मांगा लिया। आप दोनों हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाए। केशव जी ने नव्या के सिर पर हाथ फेरा और उसे प्यार से देखते हुए बोले, मेरा बेटा बहुत नसीब वाला है जो इतनी बड़ी गलती के बाद भी तुम जैसी गुणवान लड़की उसकी जिंदगी में आई। नव्या मुस्कुरा उठी, पर उसे समझ नहीं आया कि केशव जी ऋषभ की कौन सी गलती की बात कर रहे हैं। ऋषभ ने ऋषु को बेड पर सुलाया और केशव जी को सहारा देते हुए बाथरूम में हाथ धोने चला गया। दोनों बाप बेटे बाहर आए। नव्या ने दोनों की खाने की प्लेट लगाए और ऋषु के लिए उसका बेबी फूड तैयार करके उसे वो खिलाने लगी। ऋषभ ने बीच में नव्या से ऋषु को ले लिया और खुद खाना खाते हुए ऋषु की भी पेट पूजा करने लगा। अब नव्या ने भी अपना खाना शुरू किया। केशव जी को ऋषु को ऐसे पैकेट का दूध पीता देख बहुत बुरा लगा। हालांकि ऋषु के लिए नव्या और ऋषभ बेस्ट से बेस्ट बेबी फूड लाते थे, पर बच्चे के लिए तो इस वक्त माँ का दूध ही बेस्ट होता है। ये सब सोचते हुए केशव जी के मन में कृति के लिए और नफरत और घिन पैदा होने लगी। खाना खाने के बाद नव्या ने केशव जी को दवाई दी और केशव जी के पैर दबाए। केशव जी ने नव्या को बहुत मना किया, पर नव्या ने उनके पैरों और सिर की मालिश कर ही दी। ऋषु अपने दादाजी की गोद में बैठकर एक टॉय को मुंह में डालकर उसका कत्ल कर रहा था। ऋषु को नींद आने लगी तो ऋषभ ने उसे गोद में लिया और रूम में चला गया। नव्या भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। ऋषु को उसकी दवाई खिलाने के बाद नव्या भी सो गई और ऋषभ अपने स्टडी रूम में चला गया। अगले दिन नव्या ऋषभ के उठने के बाद से उसके पीछे दौड़ रही है। नव्या ने खींचते हुए कहा, क्या ऋषभ आपको ये भी याद नहीं आ रहा पापा को क्या पसंद है? कुछ तो ऐसा होगा जो उन्हें बहुत पसंद होगा। ऋषभ सोफे पर बैठा दिमाग पर जोर डाल रहा था, पर उसे अपने पापा का कोई फेवरेट खाना याद नहीं आ रहा था। ऋषभ ने अपना सिर पकड़कर कहा, नव्या पापा हमेशा से वो ही खाते आए हैं जो हमें पसंद है। अगर हम दोनों भाई कह दें ये खाना हमें पसंद तो भी वही कहेंगे। अगर कह दे ये नापसंद तो पापा भी नापसंद कह देंगे। पर हमने कभी जानना जरूरी ही नहीं समझा कि पापा को क्या पसंद है। आज अफसोस हो रहा है कि मैं इतना भी नहीं जान पाया। मैं सच में बहुत बुरा बेटा हूँ। उनकी छोटी सी जरूरत, पसंद, नापसंद कुछ नहीं जान पाया और पापा हमारे लिए सब जान जाते थे बिना कुछ कहे ही। नव्या ऋषभ के पास घुटने के बल जमीन में बैठकर ऋषभ के झुके हुए सिर पर अपना हाथ फेर कर बोली,
ऋषभ आप बुरे बेटे नहीं है बल्कि पापा बहुत अच्छे पापा है जिसकी तुलना में आपका प्यार उनके प्यार से थोड़ा छोटा पड़ गया। और गिल्टी फील मत कीजिए और ये बताए आपको और बड़े भैया को कॉमन क्या पसंद है। ऋषभ ने कहा, उस वक्त तो पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज। पापा ने जब हमारे साथ ये खाया था तो उन्होंने भी कहा था कि उन्हें ये बहुत पसंद आया, पर आज ये बात याद करता हूँ तो समझ आता है पापा बस हमें खुश करने के लिए हमारी हाँ में हाँ मिलाते थे। मैं समझ नहीं पा रहा क्या करूँ पापा के लिए कुछ स्पेशल। ऋषभ ने फिर से अपना सिर पकड़ लिया तो नव्या ने ऋषभ को थोड़ी देर समझाया। ऋषभ ने नव्या की तरफ नजर उठाकर देखा तो नव्या ऋषभ को शांत करने के लिए उसके बालों में हाथ फेर रही थी। ऋषभ ने कभी भी नव्या के प्यार को अपनी ही टेंशन की धुन के चक्कर में समझा ही नहीं। उसने कभी इस बात पर ध्यान ही कहाँ दिया था कि नव्या हमेशा उसका गुस्सा, बेकाबूपन शांत करने की कोशिश करती है और ऋषभ शांत भी हो जाता था, पर उसने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं कि नव्या उसे शांत करने के लिए कितनी कोशिश करती थी। पर ऋषभ की नव्या को नज़रअंदाजी नव्या की सारी कोशिश मिट्टी में मिला देता था। नव्या समझती थी ऋषभ की लाइफ में काफ़ी कुछ हुआ है जिससे ऋषभ अपनी भावनाएं एक्सप्रेस नहीं करते बल्कि उसे गुस्सा बनाकर किसी पर भी उतार देता थे। नव्या को फिर भी खुशी थी कि वो ऋषभ का सहन करते हुए ही सही पर ऋषभ का गुस्सा शांत कर पाती थी। पर आज ऋषभ नव्या की छुअन और प्यार सच में महसूस करने लगा। नव्या ने जब देखा कि ऋषभ उसे ही देख रहा है तो उसने अपना हाथ ऋषभ पर से हटा लिया। ऋषभ को ये बात बहुत बुरी लगी। ऋषभ ने नव्या का हाथ पकड़कर फिर से खुद के सिर पर रख दिया और जल्दी से नव्या के गले लग गया। नव्या ऋषभ के इस एक्शन पर पूरी जम गई। वैसे तो ऋषभ ने उसे कई बार गले लगाया है पर आज ऋषभ का उसे गले लगाना ऐसा लग रहा था कि ऋषभ उसे पहली बार गले लगा रहा था। सच ही तो महसूस कर रही थी नव्या, आज पहली बार ऋषभ ने खुद को फोर्स करके नहीं बल्कि अपनी मर्जी से, सच में दिल से नव्या को गले लगाया है। ऋषभ ने नव्या की गर्दन के पास अपना चेहरा छुपा लिया तो नव्या सिहर उठी। ऋषभ को जैसे कोई होश ही नहीं था। उसे आज नव्या के करीब आना में बहुत सुकून मिल रहा था। उसकी ग्रिप नव्या पर कसते जा रही थी। नव्या को ये बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों उसे ऋषभ की बाहों में आज ऐसे आना इतना राहत दे रहा था कि उसके आंखों के कोने से आंसू की बूंदें निकल गई। नव्या ने अपने हाथ ऋषभ के बालों में फेरना शुरू किया और ऋषभ अपना चेहरा नव्या की गर्दन में रब करने लगा। ऋषभ ने कहा, थैंक यू नव्या, पापा की हेल्प करने के लिए। नव्या ने ऋषभ के बालों को सहलाते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था ना, बिना स्वार्थ के किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। और आज कुछ अनजाने में अच्छा करने से हमें पापा मिल गए। अब तो आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे ना? ऋषभ ने ऐसे ही नव्या से गले लगे हुए कहा, कभी नहीं। सॉरी नव्या, मैं सच में बहुत बुरा हूँ। तुमसे हमेशा कहता हूँ कि आगे से कभी तुम्हें नहीं डांटूंगा, पर उसके बाद भी मैं तुम्हें डांट देता हूँ, तुम पर गुस्सा करता हूँ। आई एम सो सॉरी। तुम फिर भी मुझे संभालने के लिए हमेशा आ जाती हो, मेरे लिए सब कुछ अच्छा करती हो बिना स्वार्थ के, बिना शिकायत के। नव्या ने अपने आंसू पोंछकर कहा, नहीं मुझे आपसे एक शिकायत है। ऋषभ ने हैरानी से पूछा, क्या? नव्या ने कहा, आप मुझ पर जितना चाहे उतना गुस्सा कर लीजिए, पर आप हर बार ऋषु को अपना बच्चा, अपना बेटा क्यों कहते रहते हैं? क्या ऋषु मेरा बच्चा नहीं है? ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे ऋषु की परवाह नहीं है? ऋषभ नव्या की आवाज में उसका दर्द महसूस कर सकता था। उसने अपना चेहरा नव्या की गर्दन के पास से निकाल कर नव्या को देखा तो नव्या ने अभी जो आंसू साफ किए थे उसकी जगह नए आंसुओं ने अपनी जगह बना ली। नव्या ने रोते हुए कहा, मेरे लिए आप और ऋषु मेरी जान हो, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी गलतियों पर ऐसा मत कहा कीजिए कि मैं आपके बेटे के लिए केयरलेस हूँ। ऋषु को मैंने जन्म नहीं दिया, पर मैं ही उसकी माँ हूँ, वो मेरा ही बच्चा है। मैं उसके लिए जरा भी लापरवाह नहीं हो सकती, भले ही मुझे आपके और ऋषु के लिए अपनी जान देनी पड़ जाए, पर मैं लापरवाह नहीं हूँ। ऋषभ ने नव्या को फिर से अपने गले लगा लिया और नव्या को चुप कराने लगा। नव्या की पकड़ ऋषभ की शर्ट पर कस गई और आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। 16 अनचाही शादी। नव्या ने बनवाया ऋषभ से खाना। सभी डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद ऋषभ केशव जी को उनके कमरे में ले गया और उन्हें उनकी दवाई दी। ऋषभ अपने पापा के पैरों के पास बैठकर बोला, पापा मैं कम समय में कामयाब तो हो गया पर खुश नहीं हूँ। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है पापा। केशव जी ने ऋषभ के सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम सबके साथ है। तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं बेटा, पर तुम इन आंखों से उन खुशियों को देखने के बाद भी नज़रअंदाज कर रहे हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? ऋषभ ने कंफ्यूज होकर पूछा, मतलब? मैं समझा नहीं पापा। केशव जी ने ऋषभ की नासमझी पर हंसते हुए बोले,
मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में एक इतना प्यारा बच्चा आ चुका है जिसे देखने भर से सारे गम तकलीफ गायब हो जाती है, और इस बच्चे के आने से ही तुम्हारे जीवन में सब अच्छा होने लगा है। इसके आने की खुशी भर से तुमने इतनी मेहनत की, आज कामयाबी की ऊंचाई पर हो। इसके आने के बाद ही तुम्हें एक इतनी अच्छी बीवी मिली है जो तुम्हारी पसंद से लाख गुना अच्छी है। जीवन का सारा सुख तुम्हारे कदमों में है, फिर भी तुम दुखी हो क्योंकि तुम कभी पुरानी बातें भूल ही नहीं पाए हो। उन पुरानी बातों को याद करके खुद में तकलीफी बना रहे हो। आप जाओ, काम में जाने में देरी नहीं करते। ऋषभ अपने पापा की बात सोचते हुए रूम से बाहर निकाला और इतने में नव्या ऋषभ के पास आ गई। नव्या ने ऋषभ से पूछा, पापा को दवाई दी? ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ, पर ध्रुव कहाँ है? तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? ऋषभ सुबह रूम में हुए कांड के बाद नव्या की तरफ नहीं देख रहा था। उस रोमांटिक पल के बाद से ही ऋषभ का दिल नव्या को देखकर जोरों से धड़कने लगता था, पर नव्या बिल्कुल नॉर्मल थी। नव्या ने ऋषभ से कहा, ऋषु नीलम दीदी और पंकज भैया के साथ है, आराम से खेल रहा है। वो मुझे पूछना था कि आज आप क्या 3 बजे तक घर आ जाओगे? ऋषभ ने नव्या से पूछा, आज इतनी जल्दी क्यों? कुछ काम है? नव्या ने कहा, कुछ नहीं नहीं, बहुत जरूरी काम है आपसे। आप आज जल्दी आ जाना, ठीक है? ऋषभ ने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पापा और ध्रुव का ख्याल रखना और अपना भी, बाय। ऋषभ जाने लगा तो नव्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और उसके गाल पर किस करके कहा, आजकल आप अच्छे से बाय नहीं बोलते, तो मैंने सोचा मैं ही आज आपको अच्छे से बाय बोल दूं। नव्या ने पहली बार ऋषभ को किस किया था, वो भी इतनी अचानक कि ऋषभ हड़बड़ा गया और जल्दी से वहां से चला गया। कार में बैठकर उसके चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक स्माइल आ गई जिसका अंदाजा ऋषभ को भी नहीं था। 3 बजे तक अपना काम निपटा कर ऋषभ घर आ गया जहां नव्या उसी का वेट कर रही थी। ऋषभ के आते ही नव्या ने उसका कोट उतारा, उसे पानी पीने को दिया। 5 मिनट ऋषभ और नव्या चुप ही रहे। ऋषभ को लगा नव्या कुछ बोलेगी, पर नव्या ने तो ऋषभ को टाइम दे रखा था, थोड़ी देर आराम करने के लिए। नव्या सोफे से उठते हुए बोली, हो गया आपका अच्छे से आराम करना, अब चलिए मेरे साथ। नव्या ने ऋषभ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर ले जाने लगी। ऋषभ ने जब देखा नव्या उसे किचन में ले जा रही है तो ऋषभ ने हैरानी से नव्या से पूछा, नव्या, हम किचन में क्यों जा रहे हैं? अरे बताओ तो सही, क्या काम है? नव्या ने ऋषभ की तरफ पलटकर शरारती मुस्कान के साथ कहा, किचन में जाकर किचन रोमांस करने के लिए आपको ले जा रही हूँ। ऋषभ हैरानी से नव्या को देखकर जोर से बोला, क्या? नव्या, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें भी समझ आ रहा है? नव्या ने हंसते हुए कहा, मजाक कर रही हूँ ऋषु के पापा। आप भी इतनी सी बात से डर गए? चलिए अब शांति से अंदर। किचन में 3 सर्वेंट ऑलरेडी मौजूद थे। ऋषभ को देखकर सभी ने उसे ग्रीट किया। नव्या ने ऋषभ से कहा, आज पापा के लिए आप अपने हाथों से कुछ स्पेशल बनाएंगे? ऋषभ पहले से भी ज्यादा हैरानी से बोला, क्या नव्या, मुझे थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है, पर इतना भी अच्छा नहीं कि पापा को खुश कर दूं। नव्या ने कहा, अरे तो कोई बात नहीं पापा, जब आपकी पसंद का कोई भी फालतू खाना खा सकते थे तो आपके हाथ से बना उनके लिए कुछ स्पेशल तो वो थाली चाट चाट कर खाएंगे। ऋषभ ने कहा, जो भी हो, पर तुम मेरी पसंद को फालतू नहीं बोल सकती। नव्या ने कहा, ठीक है ऋषु के पापा, फालतू नहीं कहती, महाफालतू कहती हूँ। नव्या के महाफालतू शब्द को सुनकर ऋषभ के दिमाग में कृति की इमेज बन गई। ऋषभ ने मन में कहा, सही कहा, मेरी पसंद महाफालतू ही है। ऋषभ को अपने ख्यालों से तब होश आया जब नव्या ने ऋषभ को एप्रेन पहना दिया। नव्या ने ऋषभ से कहा, पापा की पसंद का खाना तो पता नहीं चल पाया, तो पापा के लिए उसकी हेल्थ को देखते हुए हल्का खाना बनाएंगे आप? और सभी सर्वेंट से कहा, ऋषभ की आप में से कोई मदद नहीं करेगा। अब ऋषु के पापा खाना बनाने का श्री गणेश कीजिए। आप आलू काटिए, में शिमला मिर्च और गाजर काट देती हूँ। ऋषभ ने चाकू उठाया और आलू छीलकर उसे काटने लगा। सर्वेंट्स उन्हें सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे थे। अब बारी आई खाना पकाने की तो सबकी नज़र ऋषभ पर ही थी। ऋषभ सकपका गया और नव्या से बोला, नव्या, मैं इतने लोगों के आगे खाना नहीं बना पाऊंगा। नव्या मसाले का डब्बा देखते हुए बोली, तो उन्हें बाहर भेज दीजिए, पर आप बस ठंडे दिमाग से खाना बनाइए। मसाले भले ही ऊपर नीचे हो जाए, पर आपका इस खाने में प्यार कूट कूट कर आना चाहिए। सर्वेंट्स ऋषभ और नव्या की बात समझकर वहां से चले गए। ऋषभ ने अब शांति से खाना बनाया। नव्या बीच में ऋषभ की हेल्प कर देती, कभी उसे अपने हाथ से पानी पिलाती, कभी उसे बीच बीच में किचन से उठाकर कुछ खिला देती। खाना बनाते हुए दोनों कभी किसी बात पर जोरों से हंस देते, कभी नव्या ऋषभ की छोटी सी लापरवाही पर उसे डपट देती, पर दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत प्यारा वक्त बिताया।
खाना एकदम सादा बनाया था और ऋषभ ने खुद के लिए और नव्या के लिए भी सादा खाना खाना ही चुना। जब पापा ही फीका खाना खा रहे थे तो उनके बच्चे कैसे तड़कता भड़कता खाना खा सकते हैं। पहले नव्या और ऋषभ ने शाम के लिए हल्का नाश्ता केशव जी, नव्या और खुद के लिए प्लेट में निकाल लिया। नव्या ने ऋषभ का एप्रेन निकाला और ऋषभ को पानी दिया। ऋषभ पानी पीते हुए स्लैब में बैठ गया और नव्या को देखकर एक सेटिस्फाइड स्माइल पास कर दी। थोड़ी देर चैन से सांस लेने के बाद दोनों नाश्ते की प्लेट लेकर केशव जी के पास गए। केशव जी और दो सर्वेंट ऋषु के साथ खेल रहे थे। अपने मम्मा पापा को देखकर ऋषु ने खुशी से कूदना शुरू कर दिया। ऋषभ ने ऋषु को गोद में लिया और उसे बहुत सारी किस्सी कर दी। नव्या ने केशव जी से कहा, पापा थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, शाम की दवाई लेनी है आपको। केशव जी ने थकी सी आवाज में कहा, अरे बेटा ये दवाई खा खा कर जी कड़वा हो गया है, बहुत थक गया हूँ इन सब से। नव्या ने कहा, पर आज अपने बेटे के हाथ का खाना खाकर आपका मन जितना भी दवाइयों की वजह से कड़वा हुआ है सब ठीक हो जाएगा। आज ऋषभ ने सुबह से जिद पकड़ रखी थी कि आपके लिए खाना वो ही बनाएंगे। अपने हाथ के खाने का टेस्ट आपको भी कराएंगे ताकि आपकी बहुत सारी शाबाशी उन्हें मिल सके। केशव जी ने नव्या की बात सुनकर ऋषभ की तरफ देखा तो ऋषभ शर्मा गया और दूसरी तरफ मुंह करके ऋषु के साथ खेलने लगा। वो हैरान था नव्या ने केशव जी से झूठ क्यों कहा, पर केशव जी के चेहरे की मुस्कान याद करके ऋषभ अंदर बहुत खुश हुआ। केशव जी ने कहा, आज तो मैं ज्यादा सारा खाना खाऊंगा। नव्या बेटा खाना कम तो नहीं पड़ जाएगा। नव्या ने मुस्कुरा कर कहा, आप आराम से खाए पापा, खाना कम ज्यादा की टेंशन मत लीजिए। केशव जी अपने हाथ धोने चले गए। केशव जी के आने पर नव्या ने उन्हें नाश्ते की प्लेट दी। केशव जी ने पहली बाइट लेकर कहा, वाह ऋषु तुमने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने इतना अच्छा खाना बनाना सीख लिया है। ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा, आपकी बहू ने भी मेरी बहुत मदद की है पापा, जरा इसकी भी तारीफ कर लीजिए। केशव जी ने हंसते हुए कहा, मेरे दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, अब खुश। नाश्ता खत्म होने के बाद केशव जी ने ऋषभ से कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है ऋषु, तुम्हारी बीवी और बीवी से मिलना चाहती हैं। वैसे तो नव्या और ऋषु ने पूरे परिवार से बात कर ली है, पर सबसे सामने से मिलकर उनके साथ वक्त बिताना अलग बात होगी। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा। ऋषु खेलते खेलते थक कर सो गया तो नव्या उसे लेकर रूम में चली गई। सर्वेंट्स भी प्लेट्स उठाकर वहां से चले गए। अब रूम में सिर्फ केशव जी और ऋषभ ही थे। ऋषभ ने केशव जी से पूछा, सबने नव्या और ध्रुव से बात कर भी ली? मैं सबसे मिलकर क्या कहूँगा, कैसे सबसे नज़र मिलाऊंगा? मैंने पता नहीं सालों पहले क्या क्या कह दिया था वहां से आते हुए, अब मैं कैसे माफ़ी मांगूंगा उनसे? केशव जी ने कहा, मैंने सबको सच बता दिया है, कोई बात नहीं छुपाए, सब ने तुम्हारी बात समझ भी ली और वो सब लोग अब मल्होत्रा परिवार के दोनों नए सदस्य से मिलना चाहते हैं। 17 अनचाही शादी, बाप की परछाई ऋषु। ऋषभ अपने पापा से साथ बैठा वीडियो कॉल पर अपनी फैमिली के साथ बात कर रहा था। आज वो बहुत खुश था कि उसकी फैमिली ने उसे उसकी बदतमीजी के लिए, गलती के लिए माफ़ कर दिया है। सबको नव्या बहुत पसंद आए और ऋषु से मिलकर भी सबको बहुत खुशी हुई। ऋषु के बड़े भाई अरुण ने भी शादी कर ली थी और उनकी एक बेटी है जो ऋषु से सिर्फ 4 महीने ही बड़ी है। ऋषभ घर एक प्यारी लक्ष्मी को देखकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन नव्या के मम्मा पापा केशव जी से मिलने मल्होत्रा मेंशन आए। तिवारी जी और केशव जी की एक दूसरे से खूब बनी। नव्या, सावित्री जी ऋषु के साथ किचन में थी और ऋषभ अपने ऑफिस में था। केशव जी ने तिवारी जी से कहा, भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार, आपने मेरे बेटे की उस वक्त मदद की जिस वक्त हम भी उसके साथ नहीं थे। कौन सा बाप अपनी बेटी की ऐसे इंसान से शादी करवाना चाहेगा जिसकी पहले से शादी हो चुकी हो और उसका एक बेटा भी है। आसान नहीं होता किसी बाप के लिए इतनी आसानी से ऐसे इंसान पर भरोसा करना। हर वक्त ख्याल आएगा कि अगर लड़का अच्छा है तो पहली लड़की उसे छोड़कर ही क्यों गई, और आपने बिना सोचे अपनी फूल सी समझदार बेटी मेरे बेटे को दे दी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। केशव जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे यकीन हो गया है कि जीवन में कुछ बुरा होता है बहुत अच्छा होने के लिए। मेरे बेटे ने अपने पिछले वक्त में बहुत कुछ सहा, तभी आपकी बेटी उसके जीवन में आ पाई है। मेरा बेटा बड़ा भाग्यशाली है। तिवारी जी ने केशव जी के हाथों को नीचे करके सम्मान के साथ कहा, मुझे जमाई जी पर भरोसा था भाई साहब, उनका दर्द समझ सकता था मैं, और ध्रुव को भी उस वक्त माँ की जरूरत थी और मुझे सच में ऐसा लगा कि मेरी बेटी से ज़्यादा सही माँ शायद ही कोई हो सकती थी। मेरी नव्या बहुत समझदार है, वही टूटे हुए ऋषभ को जोड़ सकती है और ऋषु की सही परवरिश कर सकती है, इसलिए मैंने नव्या से उनकी शादी में आपत्ति नहीं जताई।
केशव जी ने कहा, आपने सही सोचा भाई साहब, आपको ऐसी बेटी होने पर बहुत गर्व करना ही चाहिए, पर मुझे एक शिकायत है आपसे। तिवारी जी केशव जी बात सुनकर घबरा कर बोले, क्या हुआ भाई साहब, मेरी बच्ची से कोई गलती हो गई क्या? केशव जी ने कहा, नव्या से नहीं भाई साहब, आपसे ही। आप ऋषभ के बारे में सब सच जानते थे, फिर आपने नव्या को वो सब क्यों नहीं बताया? उसे ऋषभ के बीते जीवन का सब कुछ पता होना चाहिए। आपने ऐसा क्यों कहा कि ध्रुव की माँ इस दुनिया में नहीं रही? तिवारी जी ने कहा, माफ कीजिएगा भाई साहब, पर मैंने नव्या से ऐसा नहीं कहा। मैंने उसे यही कहा था कि बच्चे की माँ उसे छोड़ गई, पर नव्या उसे मरा हुआ समझ बैठी। उसने कहाँ सोचा होगा कि कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद ही छोड़कर चली जाएगी। उसे तो यही लगा होगा कि माँ मर सकती है, पर अपने बच्चे को नहीं सकती है। और बाद में हमने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि नव्या शादी से मना कर रही थी। उसके दिमाग में शुरू में 1000 सवाल थे उस पर। अगर ये बात बताता तो नव्या या तो जासूसी करने लग जाती या फिर शादी से मना कर देती। और जल्दबाजी में उनकी शादी हुई तो कुछ बता ही नहीं पाया। हमें लगा जमाई जी सब बता देंगे। क्या उन्होंने भी नव्या को कुछ नहीं बताया? उन दोनों के बीच सब ठीक है ना भाई साहब? केशव जी ने कहा, हाँ भाई साहब, सब ठीक है। शायद ऋषभ सही समय आने का इंतजार कर रहा है। अब ये मामला पति पत्नी का है तो वो लोग ही इसे संभाल लेंगे, आप चिंता ना करें। किचन में नव्या ऋषु के लिए पानी गर्म कर रही थी। तभी सावित्री जी ने कहा, नव्या, तुम्हारी शादी को 3 महीने पूरे होने को है। तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? तुम यहाँ खुश हो ना? तुम दोनों एक दूसरे को स्वीकार करके अपने रिश्ते में आगे बढ़े हो कि नहीं? नव्या अपनी माँ की बातों का मतलब समझकर बोली, माँ आप भी ना कैसी बातें लेकर बैठ गई। मैं आपको खुश नहीं दिख रही क्या? फिर ये सवाल पूछने की नौबत क्यों आ गई? सावित्री जी ने कहा, अरे बेटा, मैंने कौन सा तुझसे कोई नाती मांगा है, वो बहुत है मेरे पास। तेरे बदौलत मैं ध्रुव के साथ साथ 60-70 बच्ची की नानी बन चुकी हूँ। मैं तो बस पूछ रही हूँ सब ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच में? नव्या हंसते हुए बोली, हाँ माँ, आप मेरी टेंशन ना लिया करो, सब एकदम ठीक है। 2 दिन बाद केशव जी जब किसी सफर के लिए एकदम तंदुरुस्त थे तो ऋषभ, नव्या और ऋषु केशव जी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। नव्या बहुत खुश थी कि अब वो अपने पूरे ससुराल वालों से मिल पाएगी। ऋषभ ने भी नव्या की ये खुशी नोटिस की। उसे नव्या की खुशी और एक्साइटमेंट देखकर बहुत खुशी हुई। वो नव्या की एक्साइटेड देख खुद को हंसने से नहीं रोक पाता था। वो लोग ट्रेन के सफर से दिल्ली पहुंचे। घर वालों ने उन सबका स्वागत जोरों शोरों से किया। ढोल बजाए गए, फूलों की बारिश हुई। इन सब तामझाम को देखकर ऋषु को भी बहुत मजा आया, पर अपने आसपास नए चेहरे देखकर वो डरने लगा था। ऋषभ ने ऋषु को नव्या से ले लिया और उसे अपनी गोद में घुमाते हुए शांत करने लगा। ऋषभ की पूरी फैमिली गेट पर आरती की थाली लेकर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। ऋषभ, नव्या और ऋषु की आरती उतारी गई। ऋषभ अपने पूरे परिवार को देखकर इमोशनल हो गया, पर उसने खुद को शांत कर रखा था। ऋषभ का परिवार संयुक्त परिवार था और घर भी उसी हिसाब से बड़ा था, पर ऋषभ के मेंशन के आगे छोटा था। नव्या, ऋषभ और ऋषु ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया और सबसे हंसते हुए मुलाकात की। ऋषु को वहां अरुण की बेटी सौम्या के अलावा कोई पसंद नहीं आया। वो सिर्फ सौम्या के आगे ही हंसता था, वरना तो डरता रहता था। रात को सबने मिलकर खाना खाया, फिर ऋषभ अपने रूम में चला गया। नव्या ऋषु को लेकर घर की सभी औरतों के साथ बैठी थी। नव्या की सासू माँ दीपा जी ऋषु को अच्छे से तेल मालिश कर रही थी और ऋषु हर बार की तरह तेल की वजह से मुंह बना रहा था। सभी औरतें ऋषु की इस हरकत पर जोरों से हंस रही थी। ऋषु के सोने के बाद नव्या भी ऋषु को लेकर अपने रूम में आ गई, जहां ऋषभ किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। दिल्ली आने से पहले केशव जी ने ऋषभ से कुछ बातें की थी, जिसे याद करके ऋषभ कुछ सोचने में लगा हुआ था। केशव जी ने ऋषभ से पूछा, बेटा, बहुत अच्छा लग रहा तुम्हें बदलते देखकर, अब तुम पहले जैसे दुखी नहीं बैठे हो। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, पापा, मैं तो खुशी हूँ, मेरे पास मेरा बच्चा ध्रुव और आप जो है, अब मुझे क्या गम? केशव जी ने पूछा, और नव्या, वो भी तो तुम्हारे साथ है, उसके साथ से ही तो तुम कह पा रहे हो कि तुम खुश हो। उसे तो तुम्हारी खुशी का सबसे बड़ा कारण कहना चाहिए। ऋषभ ने इसका कोई जवाब न देते हुए बात बदलते हुए बोला, पापा, माँ कह रही थी दिल्ली में भी आपकी तबीयत। ऋषभ आगे कुछ कहता उससे पहले केशव जी उसे डांटते हुए बोले, ऋषभ, ये क्या तरीका है बात बदलने का? कहाँ से सीखा है यूं बातों का हेर फेर करके उसे बदलना? कृति से। मैंने शुरू से देखा है, तुम उस बच्ची की बात आने पर बात ही बदल देते हो। उसे तुम्हारा मन करे तो डांट देते हो। क्यों?
जब उसने मेरी मदद एक अनजान समझकर की तो तुमने उसे फोन में ही कितना सुनाया। मुझे उस बच्ची का उतरा हुआ चेहरा देखकर लग गया था उसके पति ने उसे मेरी मदद के लिए भला बुरा कहा होगा, पर मुझे उससे भी ज्यादा बुरा इस बात पर लगा कि उसको इतना सुनाने वाला पति तुम हो, जिसे जब पता चला कि वो अनजान उसका बाप है तो सारा गुस्सा गायब हो गया। क्यों, अगर मेरी जगह किसी और की मदद कर दी होती तो बहुत डांटते उसे। वो तुम्हारे लिए, ध्रुव के लिए कितना कुछ करती है, क्या तुम अपना बीता झूठा प्यार भुलाकर उसे प्यार नहीं दे सकते? उस बच्ची के निस्वार्थ प्यार को तुम देख ही नहीं पा रहे ऋषभ। मुझे आज भी ये सोचकर गुस्सा आता है कि तुमने पता नहीं क्या देखकर कृति से प्यार किया था और क्या सोचकर तुम नव्या की अच्छाई नहीं देख पाते। ऋषभ सिर झुकाकर उदासी से बोला, पापा मैं क्या करूं? तो प्यार जबरदस्ती थोड़ी होता है, मुझे नहीं हो रहा उससे प्यार तो क्या करूं? केशव जी ने गुस्से कहा, बस इतना करो कि अपने दिमाग से कृति को निकाल फेंको। ऋषभ ने कहा, पापा मैंने उसे कब का खुद की जिंदगी से निकाल दिया है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत है उससे। केशव जी ने गुस्से से कहा, ये भी निकाल फेंको, उसके लिए नफरत भी मत रखो खुद में। तुम जो भी करते हो ना कृति को सोचकर ही करते हैं। कृति को जो चीजें नहीं पसंद वो सब करने लगे हो, पर इसमें भी कृति को ही सोचा है ना तुमने। मुझे यकीन है तुम ये जो मेरे आगे कभी कभी प्यार से नव्या से बात करते हो सब ढोंग है, या तो मुझे दिखाने के लिए या फिर खुद को समझाने के लिए कि तुम कृति से अब प्यार नहीं करते। बेटा मैं भी नहीं कहता प्यार जबरदस्ती होता है, पर तुमने कभी भी नव्या पर ध्यान देने की कोशिश की है? कोई भी उस बच्ची की आंखों को देखकर कह सकता है वो तुमसे कितना प्यार करती है, पर अफसोस तुम कभी ये देख ही नहीं पाए। उसे बिना गलती की सजा मिल रही है तुमसे शादी करके, कोई प्यार नहीं, तुम्हारी तरफ से कोई खुशियां नहीं। एक बार, बस एक बार कृति को भूला कर उसके लिए नफरत तक को छोड़कर नव्या के साथ अपनी मर्जी से समय बिताओ, उसे समझो, उसका प्यार देखकर तुम खुद को उससे प्यार करने से नहीं रोक पाओगे। ऋषभ का ध्यान टूटा जब उसने नव्या को ऋषु के साथ रूम में आते देखा। नव्या ने ऋषु को बेड पर बीच में सुलाने की कोशिश की, पर यह बेड थोड़ा नीचे था। नव्या को ऋषु को साड़ी के कारण बीच में सुलाने में दिक्कत आ रही थी। ऋषभ नव्या को इतनी मशक्कत करता देख आगे आया और ऋषु को गोद में लेकर बेड में बीच में सुलाने लगा तो ऋषु को तेल में बुरी तरह से डूबा देखकर मुंह बना लिया। नव्या उसकी इस हरकत पर जोरों से हंस पड़ी। ऋषभ ने ऋषु को जल्दी से बेड पर सुलाया और अपने रुमाल से ऋषु का मुंह पोंछने लगा तो नव्या ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं तेल मत पोंछिए, बच्चे के लिए तेल लगाना अच्छा होता है। माँ ने ऋषु को इसलिए रगड़ रगड़ कर अच्छे से तेल लगाया है। ऋषभ ने मुंह बनाते हुए कहा, पर इतना तेल? नव्या ने हंसते हुए कहा, ऋषु के पापा बचपन में आपने भी इतना ही तेल लगाया है अपने बदन में, तभी तो इतने हैंडसम हैं आप। मेरा ऋषु आपसे भी ज्यादा हैंडसम होगा तो आप उसकी खूबसूरती के बीच में मत आइए। ऋषभ ने कहा, ऋषु की मम्मा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा बिना तेल लगाए ज्यादा हैंडसम लगेगा। तेल थोड़ा सा निकाल लेने दो ऋषु की मम्मा, नहीं तो आज रात में मेरे बेटे को गुड नाइट किस नहीं कर पाऊंगा। नव्या ने खुद में बुदबुदाते हुए कहा, मैं तो कभी भी तेल नहीं लगाती अपने चेहरे पर, फिर मुझे तो ऋषु से भी ज्यादा किस्सेस मिलनी चाहिए, पर ये तो मुझे दिन में आधी किस भी मुश्किल से करते हैं। ऋषभ ने कहा, कुछ कहा तुमने? नव्या ने झेपकर हंसते हुए कहा, हाँ मैं कुछ कह रही थी, पर क्या? हाँ याद आया, माँ बता रही थी कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है, ऋषु आपकी ही परछाई है। तेल से इतनी घिन आती है आप दोनों बेटे की, जैसे पिछले जन्म में तेल से दुश्मनी मोल ले रखी है। ऋषभ ने सिर हिलाकर नव्या की बातों को टाला और नव्या से कहा, नव्या यहाँ रात में छत से बाहर देखना, आसमान को देखना बहुत मजेदार होता है, चलोगी छत पर? नव्या ने ऋषु की तरफ देखकर कहा, ऋषु को अकेले रूम में कैसे छोड़ सकते हैं? ऋषभ ने कहा, डोंट वरी, हम जल्दी आ जाएंगे छत से। कहानी जारी है। च 18 अनचाही शादी। नव्या ने मांगी किस। ऋषु को रूम में अच्छे से सुलाकर ऋषभ और नव्या छत पर आ गए। नव्या को छत पर आकर बहुत अच्छा लगा। ठंडी ठंडी हवाएं, शांत माहौल, आसमान में चमकते तारे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। नव्या रेलिंग के सहारे बैठकर इस पल को आराम से जी रही थी। ऋषभ उसके पास ही खड़ा हो गया। उसने भी कितने दिनों बाद ये सुंदर नजारा देखा था। देखते ही देखते नव्या और ऋषभ की नजर एक दूसरे से टकराए, ना जाने क्यों दोनों बिना बात के ही धीमी हंसी हंस पड़े। नव्या को अचानक से अपने पैर पर कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे झुक के देखा तो एक छिपकली उसे दीवार समझकर उसके पैरों पर चढ़ने लगी तो नव्या डर के मारे चीख उठी और अनबैलेंस होने की वजह से नव्या रेलिंग के पीछे की तरफ गिरने लगी। वो गिर पाती उससे पहले ही ऋषभ ने आगे आकर उसे पकड़कर अपने बाहों में कैद कर लिया और रेलिंग से दूर हुआ, वरना जरा सी देरी में नव्या छत से नीचे गिर सकती थी। नव्या छिपकली और गिरने के डर से कांप रही थी।
ऋषभ ने कभी उसकी पीठ सहलाई, कभी उसके बालों में हाथों फेरा। ऋषभ ने गुस्से से कहा, ये क्या बचकानी हरकत थी नव्या, अभी तुम गिर जाती तो तुम्हें कुछ हो जाता तो। नव्या ने सॉरी कहा और ऋषभ के गर्दन में अपना मुंह छुपाकर उससे लिपटी रही। ऋषभ ने भी अपनी ग्रिप उस पर कस दी। ऋषभ को भी नहीं पता क्यों उसे नव्या की लिपटी बाहें सुकून दे रही थी। ऋषभ ने नव्या को गले लगाए हुए कहा, मैंने कभी कहा नहीं, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है ना कि मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए ध्रुव जितना जरूरी है उतनी तुम भी हो। नव्या को बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। उसने खुद से मन में कहा, अगर मुझे पहले पता होता कि ऋषभ मेरे गिरने के डर से मुझसे इतने प्यार से बात करेंगे फिर मैं तो कब का पहाड़ से ही गिर जाती। नव्या की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ऋषभ नव्या से अलग हुआ तो नव्या उसे ही देख रही थी। ऋषभ ने उससे पूछा, क्या हुआ? नव्या ने मुस्कुराकर कहा, आपसे प्यार। ऋषभ नव्या की चीजी लाइन सुनकर मुस्कुरा उठा। नव्या ने ऋषभ का मूड ठीक देखा तो उसने हिम्मत करके कहा, ऋषभ क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? ऋषभ ने 2 पल नव्या के चेहरे को देखा फिर मुस्कुरा कर कहा, ये भी कोई पूछने की बात है, मांगो, क्या मांगना है? नव्या ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपको किस करूँ तो? ऋषभ हैरानी से नव्या की तरफ देखने लगा तो नव्या ने जल्दी से कहा, सिर्फ आपके चेहरे पर, उससे आगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप ना कह सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। ऋषभ ने नव्या के साथ मजाक करते हुए कहा, ठीक है, तुमने कहा है मेरे ना कहने से बुरा नहीं मानोगे तो फिर मेरी तरफ से ना ही है। नव्या जताना नहीं चाहती थी पर उसे ना सुनकर बुरा लग गया। उसने सोचा था अब अगर ऋषभ से मानकर ही प्यार मिल जाए तो क्या बुराई है इसमें। भाड़ में गई सेल्फ रिस्पेक्ट पर ऋषभ ने तो ना बोल दिया। नव्या उससे दूर होने लगी तो ऋषभ ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। ऋषभ कुछ कहता उससे पहले ही उन्हें किसी के पायल की आवाज आई। दोनों जल्दी से अलग हुए। ऋषभ ने कहा, तुम पहले रूम में जाओ, मैं बाद में आता हूँ। नव्या जल्दी से वहां से चली गई। ऋषभ रेलिंग पर हाथ रखे ठंडी हवाओं को महसूस कर नव्या का उतरा हुआ मुंह याद करने लगा। उसे नव्या के लिए बुरा भी लगा और थोड़ी हंसी भी आई। उसने अब सोच लिया, बहुत कह लिया नव्या से झूठ, अब उसे सच बताकर सच्ची में हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। सॉरी नव्या, मैंने तुम्हें पहले रिश्ते में आगे बढ़ने की बात कहकर तुम्हारा यूज किया उस कृति को जलाने के लिए। पागल नव्या, मुझसे मांगा भी तो क्या है? मुझे लगा तुम मुझसे कोई डायमंड ज्वेलरी या फिर अपनी शौक का कोई सामान मांगोगी, पर मैं भूल कैसे गया तुम नव्या हो। लालच से परे, साफ दिल की, छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाती हो। ऋषभ थोड़ी देर बाद अपने रूम में आ गया। नव्या ऋषु को सीने से लगाए हुए सो रही थी। ऋषभ ने दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाया और खुद भी सो गया। 3 दिन दिल्ली में अच्छे से बिताने के बाद अब इन तीनों को जयपुर वापस जाना था। वापस जाने की बात सुनकर नव्या को बहुत बुरा लगा और दीपा जी तो अपने बेटे, बहू, पोते को जाने ही नहीं देना चाहती थी, पर उनका जाना जरूरी थी। ऋषभ ने अपना बहुत काम अटका रखा था। ऋषु सबसे अब घुल मिल गया था। वो अपने दादाजी की गोद में बैठा उनके कुर्ते का बटन छेड़ रहा था। दीपा जी आगे आए और नोटों की गड्डी से अपने पोते की नज़र उतारते हुए रोने लगी। उन्होंने वो पैसे अपनी बड़ी बहू को गरीबों में दान करने को कह दिया। नव्या और ऋषभ ने सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ऋषभ ने ऋषु को अपने गोद में ले लिया और कार में बैठने लगा तो केशव जी ने उसे रोक दिया। नव्या की गोद में ऋषु को पकड़ा कर ऋषभ अपने पापा के साथ एक साइड आ गया। केशव जी ने कहा, याद रखना बेटा, तुम नव्या को प्यार नहीं दे सकते तो उसके साथ कुछ ऐसा भी मत करना कि वो बच्ची तुमसे शादी करने पर पछताए। उसे प्यार ना सही पर वो इज्जत और अपना समय जरूर देना जो ये बच्ची डिजर्व करती है। ऋषभ ने गहरी सोच में सोचते हुए हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गया। वो तीनों निकल गए ट्रेन से जयपुर के लिए। जयपुर आने के बाद ट्रेन के सफर के कारण नव्या थक गई थी। उसने ऋषु को नहलाया, फिर खुद भी नहाने के बाद ऋषु को खाना खिलाकर उसे सुलाकर खुद भी सो गई। दोनों माँ बेटे सो गए। ऋषभ जयपुर आते ही अपने ऑफिस के लिए निकल गया था, पर ऑफिस में भी उसने सीसीटीवी के जरिए नव्या और ऋषु पर अच्छे से नजर बनाए रखी। रात को वो घर भी लेट आया तो नव्या उसी का वेट कर रही थी। ऋषभ ने नव्या को देखकर कहा, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया था? नव्या ने कहा, आपको कैसे पता? ऋषभ ने कहा, अपनी बीवी और बच्चे पर हर वक्त नजर रहती है मेरी। फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया और अपने रूम में जाने लगे। ऋषभ ने रूम में जाते हुए देखा कि नीलम दोनों को छुपकर देख रही थी, तो ऋषभ नव्या के पास गया और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया और उसके गाल पर किस करके कहा, क्या मैंने तुम्हें बताया कि आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो?
नव्या ने हंसते हुए कहा, नहीं आपने नहीं बताया। ऋषभ ने कहा, ऋषु की मम्मी आज इतना ग्लो कैसे कर रही हो? नव्या ने फिर से हंसते हुए कहा, क्योंकि आज मैं दिन में काफी देर सोई थी। ऋषभ उसकी बात सुनकर जानबूझकर जोरों से हंसने लगा और दोनों अपने रूम में चले गए। नीलम ने इस पल की फोटो अपने फोन में कैद कर ली और ये कृति को भेज दी। कृति गुस्से से बौखला रही थी। उसने भी सोच लिया था कि ऋषभ और नव्या को खुश रहने वो नहीं देगी। 19 ऋषभ का सरप्राइज। ऋषभ ने नव्या को शाम को कॉल किया। नव्या ने मुस्कुराते हुए उसका कॉल उठाकर कहा, कहिए ऋषु के पापा कैसे याद किया मुझे? ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा, क्यों तुम्हें याद नहीं कर सकता ऋषु की मम्मी? तुम मुझे याद नहीं कर रही थी क्या? नव्या ने उसकी बात कर हंसते हुए कहा, वो पल ही क्या जब मैंने आपको याद ना किया हो। मेरे दिमाग में भी तो आपने ही कब्जा जमा रखा है। ऋषभ उसकी चीजी लाइन सुनकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। ऋषभ ने कहा, कुछ भेज रहा हूँ, उसे लेकर तैयार हो जाना। नव्या ने क्यूरियसली पूछा, मेरे लिए? क्या आज कुछ खास है क्या? ऋषभ ने उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हुए कहा, जब मैं पहुंचूं तो तुम मुझे तैयार मिलनी चाहिए। और हाँ, नीलम से कहना तुम्हें तैयार करने को, वो तुम्हें अच्छे से तैयार करेगी। नव्या ने बेहद खुशी से कहा, ठीक है ऋषु के पापा, आप जल्दी आ जाना। ऋषभ ने बाय बोलकर कॉल कट कर दिया। नव्या अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बैठ गई। आधे घंटे बाद उसके पास सर्वेंट एक पार्सल लाया। नव्या ने एक्साइटेड होकर उस पार्सल को खोला तो उसमें एक ब्लैक कलर का सुंदर सा गाउन था, साथ में एक ज्वेलरी बॉक्स भी। नव्या अपने दिमाग में ही कुछ उटपटांग सोचकर खुश हो रही थी। उसने अपना ख्याली पुलाव झटका, नीलम और साथ में एक और लेडी सर्वेंट शीला को बुला लिया। नव्या ने अपनी खुशी उन दोनों को भी बताई। दोनों नव्या को इतना खुश देखकर बहुत खुश हुए। नीलम की कोई नव्या की खासी दुश्मनी थोड़ी है, उससे भी सबकी तरह नव्या पसंद है, बस ज्यादा पैसों के लालच में लिए नव्या और ऋषभ की सूचना कृति को आदान प्रदान करती है। उसने जल्दी से पार्सल की फोटो कृति को भेज दी। शीला ने ऋषु को संभाला और नीलम ने नव्या की तैयार होने में मदद की। बीच बीच में ऋषु को संभालने की वजह से नव्या को तैयार होने में देरी हो गई, पर जब वो पूरी तैयार हुई तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। नव्या खुद को आईने में देखकर बोली, मानना पड़ेगा ऋषु के पापा, आपकी पसंद तो काफी अच्छी है। नीलम ने नव्या से कहा, मैम आप बहुत प्यारी लग रही है, आपकी कुछ फोटोज खींच लूं? नव्या एक्साइटेड होकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, इतनी सज धज के तैयार हुई हो तो फोटो तो बनती ही है। नीलम ने कुछ फोटो अपने फोन में भी खींच लिए और कृति को भेज दिए। नव्या ऋषु के साथ खेलने लगी। ऋषु अपनी मम्मा को इतना ब्यूटीफुल बना देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी मम्मा की इतनी सारी किस्सियां लेकी नव्या जोरों से हंसे जा रही थी। उसकी खूबसूरत हंसी कृति के कानों में तेजाब डालने का काम कर रही थी। नव्या को वो वीडियो कॉल पर साफ देख पा रही थी, जो बहुत सुंदर तरीके से सज धज के बैठी अपने बेटे साथ खेल रही थी। खेलते खेलते ऋषु को भूख लग गई। शीला ने उसे दूध पिलाने के बाद सुला दिया। नव्या अब बोर होने लगी। उसने फोन देखकर अपना टाइम पास किया। थोड़ी देर बाद उसके रूम का गेट खुला। नव्या ने सामने देखा तो ऋषभ मुस्कुराकर नव्या को ही देख रहा था। नव्या भी मुस्कुराकर अपनी जगह से उठी। ऋषभ उसके पास आया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। नव्या ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसे होश आया कि रूम में वो अकेले नहीं है, तो वो थोड़ा पीछे हटकर शर्माने लगी। ऋषभ ये समझ गया और नव्या की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। नव्या ने उसके हाथ में अपना हाथ रखा और उसके साथ चलने लगी। ऋषभ उसे टेरेस पर ले गया, जहां पहले से वहां 3 सर्वेंट मौजूद थे और पूरा टेरेस बहुत ही खूबसूरती से रोमांटिक तरीके से सजाया गया था। नव्या ने हैरानी से ऋषभ से पूछा, आपने ये सब कब करवाया? मैं पूरे दिन घर पर थी, मुझे तो इस बात की भनक तक नहीं पड़ी। ऋषभ ने नव्या को बैकहक करके उसके गर्दन के पास अपना चेहरा रखकर बोला, सरप्राइज मेरी जान, तुम्हारे लिए सरप्राइज, तुम्हें पसंद आया? नव्या को ऋषभ का उस पर पूरे हक से पकड़ना, उसे जान बुलाना बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर कहा, मुझे बहुत पसंद आया, पर आपसे ज्यादा नहीं। ऋषभ ने नव्या के कंधे पर किस करके कहा, हंसते हुए कहा, कहाँ से सीखी ये बातें? ये छोड़ो, वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मेरी पसंद जच रही है तुम पे। नव्या ने कहा, आप हमारे साथ हैं तो हम पर सब कुछ ही जचेगा, फिर ये तो आपकी पसंद का ही है। पर आप क्यों नहीं सजे धजे? जो सुबह ऑफिस के कपड़े थे वही पहन रखा है आपने। ऋषभ ने अपने कपड़ों पर गौर करके कहा, क्यों अच्छा नहीं लग रहा क्या मैं? नव्या ने ऋषभ की तरफ पलट कर कहा, चांद पूछे हमसे कि मैं चमक नहीं रहा क्या?
नव्या ने ऋषभ की ढीली पड़ी टाई को निकाल दिया और उसके ऊपर के 3 बटन खोल दिए। उसके बाद उसका कोट भी उतार कर सर्वेंट को दे दिया। उसने ऋषभ के बालों को थोड़ा बिखरा कर अपने हाथों से वापस सेट किया। ऋषभ एकदम प्रिंस चार्मिंग लग रहा था। ऋषभ ने खुद में थोड़ा हल्कापन महसूस करके चैन की सांस ली। नव्या ने ऋषभ को गौर से देखा तो ऋषभ ने कहा, क्या हुआ? नव्या ने तपाक से कहा, आपसे प्यार। ऋषभ फिर से हंस पड़ा और नव्या का हाथ पकड़ कर कहा, चलो अभी तुम्हें और खुश करता हूँ और इस सरप्राइज का रीजन भी बताता हूँ। वो उसे टेरेस के आखिर पर नव्या को ले गया। उसने नव्या को अच्छे से पकड़ रखा था, कहीं नव्या खुशी से कोई बचकानी हरकत ना कर दे और दिल्ली की तरह रेलिंग से गिरने का काम ना कर दे। ऋषभ पूरी तरह से सावधान था। ऋषभ ने एक हाथ से नव्या की कमर को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ को उठाकर उसने कुछ इशारा किया। इतने में आसमान में पटाखे फटने लगे। रंग बिरंगे पटाखे चांद तारों से सजे आसमान में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अंत में 4 पटाखे एक साथ फटे और आसमान में कुछ लिखा हुआ सा दिखा। नव्या ने गौर करके देखा तो आसमान में हैप्पी एनिवर्सरी नव्या जान लिखा हुआ था। नव्या ने हैरानी से ऋषभ की तरफ देखकर कहा, ऋषभ आज तो हमारी एनिवर्सरी नहीं है, हमें तो 4 महीने होने वाले हैं साथ रहे। ऋषभ ने कहा, वही तो हैप्पी 4th मंथ एनिवर्सरी वाइफी। मैं सिर्फ ये नहीं, हर एक दिन तुम्हारा इसी तरह सरप्राइजफुल, ब्यूटीफुल और खुशियों भरा बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए खुशियों का रीजन बनी हो नव्या, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ ना। नव्या उसकी बात सुनकर इमोशनल हो गई। वो ऋषभ के सीने से जा लगी। ऋषभ ने भी उसे कसकर खुद की बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद नव्या को खुद से अलग करके ऋषभ ने उसके माथे पर किस कर दिया। नव्या मुस्कुरा उठी और थोड़ा ऊपर उठकर ऋषभ के कॉलर को पकड़कर उसे नीचे झुका दिया और उसके माथे और गालों पर किस कर दिया। ऋषभ को भी नव्या की बातें और हरकतें बहुत सुकून पहुंचा रही थी। पूरे दिन के काम की थकान नव्या ने झटके में दूर कर दी। ऋषभ नव्या से बोला, अब कहाँ गई शर्म? रूम में तो बड़ा शर्मा रही थी। नव्या ने कहा, इतना हैंडसम पति सामने हो तो शर्म खुद तेल लेने चली जाती है। ऋषभ नव्या की हर बात पर खुद को हंसने से नहीं रोक पाता था। ऋषभ ने कहा, मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी मिसेज नव्या? ऋषभ मल्होत्रा। नव्या ने कहा, पसंद नहीं, खुशी महसूस करूंगी मिस्टर ऋषु के पप्पा। ऋषभ तिरछी मुस्कान के साथ बोला, सोचो मैं बहुत रोमांटिक मूड में हूँ, फिर रूम की तरह पीछे हटने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। नव्या भी तिरछी मुस्कान के साथ बोली, मंजूर है। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ ने फिर इशारा किया और एक स्लो रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। ऋषभ ने नव्या को खुद के बहुत करीब कर लिया और डांस करने लगा। वो डांस करते हुए नव्या के चेहरे पर भी किस कर रहा था और नव्या सुकून से ऋषभ की बाहों में आंखें बंद करके ऋषभ को महसूस किया। डांस करते करते ऋषभ ने नव्या को पलटा और उसके बालों को एक साइड करके उसके कंधे, गर्दन पर अपने होठों की छाप छोड़ता गया। नव्या उसकी बाहों में भूल गई थी कि यहाँ वो अकेले नहीं है। उन पर लोगों की नज़रें जमी हुई है और किसी की नज़र उन दोनों पर नज़र लगाने का काम कर रही थी। कृति ने जब से नीलम की भेजी फोटोज देखी है वो गुस्से से पागल हो गई है। उसने ना जाने कब से नीलम से वीडियो कॉल करवा कर ये सब नज़ारा देखा है। उसने एक एक चीज़ जो ऋषभ और नव्या के बीच हुई सब देखा। नीलम ने फ़ोन ऐसे रखा था जिससे किसी को पता ही ना चले कि उसके पास फ़ोन भी है। म्यूजिक खत्म होते ही ऋषभ नव्या से अलग हुआ और सभी सर्वेंट से बोला, आप लोग जा सकते हैं, मैं और नव्या थोड़ी देर अकेले रहकर अकेले वक्त बिताना चाहते हैं। सभी सर्वेंट्स नीचे चला गया। उनके जाते ही ऋषभ तिरछी मुस्कान लिए नीलम को देखने लगा। उसे अच्छे से पता था नीलम ने ये सब कुछ एक एक सेकंड का नज़ारा कृति तक पहुंचा दिया है और ये सब ही तो ऋषभ चाहता था। नव्या ऋषभ के पास आए और उसके हाथ में अपनी बाहें लपेटे कर ऋषभ को मुस्कुरा कर देखने लगी तो ऋषभ ने अपना हाथ छुड़ाकर कहा, मुझे बहुत भूख लगी है नव्या, खाना लगा दो। नव्या ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। पास में लगी टेबल में दोनों के लिए खाना सजाया हुआ था। नव्या ने अपने और ऋषभ के प्लेट में खाना परोसा और ऋषभ को बैठने का इशारा किया। ऋषभ ने अपने स्लीव्स फोल्ड किए, टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ किए, फिर खाना खाना शुरू किया। खाना खाने के बाद ऋषभ ने कहा, नव्या चलो सोते हैं, ऋषु भी सो चुका है, उसे सर्वेनेट्स के भरोसे अकेला नहीं छोड़ सकते, चलो तुम जाओ कपड़े चेंज करो, मैं भी पहुंचता हूँ। नव्या ने हाँ में सिर हिलाया। वो अकेली अपने रूम के लिए चली गई। ऋषभ ने उसे जाते देखा और फिर आसमान में देखते हुए कुछ सोचने लगा। 20 अनचाही शादी, पार्क में सुकून। नव्या अपने कमरे में आए और कपड़े बदल कर वो जैसे ही बेड पर लेटी उसे सुकून से नींद आ गई। ऋषभ भी थोड़ी देर बाद अपने रूम में आ गया। अपने कपड़े चेंज करने के बाद वो भी बेड पर लेट गया।
उसने ऋषु की तरफ देखा तो नव्या उसके छोटे से शरीर में अपनी हथेली रखे सोई हुई थी। ऋषभ ने ऋषु को किस किया और नव्या को देखने लगा जो नींद में भी बहुत खुश लग रही थी। ऋषभ ने मन में कहा, सॉरी नव्या। उसे नहीं पता चला कब दोनों माँ बेटे को निहारते हुए उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह नव्या जल्दी उठकर तैयार हो गई और ऋषभ के बगल में बैठ गई। ऋषभ अभी भी सो रहा था और नींद में होने के बावजूद ऋषभ के चेहरे पर सिकन बनी हुई थी। वो नींद में भी टेंशन में लग रहा था। पर नव्या को कल शाम की बात याद आ गई और वो शर्माने लगी। उसने ऋषभ के बिखरे बालों का अपने हल्के हाथों से पीछे की तरफ किया और ऋषभ के माथे पर किस कर दिया। ऋषभ के चेहरे पर अचानक से धीमी और सुकून भरी मुस्कान आ गई। नव्या उसके चेहरे पर सिकन हटाकर स्माइल ला पाए, इस बात से वो बहुत खुश हुई। उसने ऋषु को भी किस किया और उसे ऋषभ के नजदीक सुलाकर दूसरी साइड बहुत सारे तकिए लगा दिए और नव्या वहां से नीचे पूजा रूम में चली। जब वो वापस आई तो ऋषु जाग चुका था और ऋषभ के शर्ट के बटन को मुंह में लेकर खेल रहा था, पर ऋषभ महाशय गहरी नींद में थे, वो नहीं उठे। नव्या बेड पर बैठ गई और ऋषु को गोद में लेकर उसे बहुत सारी किस कर दी। ऋषु को गुदगुदी होने लगी और वो अपनी प्यारी आवाज ने हंसने लगा और वो नव्या के चेहरे पर अपना नन्हा मुंह में चिपकाकर अबा जबा की आवाजें निकालने लगा। नव्या ने उसे ऋषभ के ऊपर सुला दिया और ऋषु अपने पापा के शर्ट का बटन लेकर खेलने लगा। ऋषभ में कोई बदलाव नहीं आया तो नव्या ने ऋषु को ऋषभ के चेहरे के पास ले गई। ऋषु अपनी आदत से मजबूर ऋषभ की लंबी नाक को अपने नन्हे हाथों में पकड़कर उसे खींचने लगा तो कभी अपना मुंह ऋषभ के गालों पर टिकाए हंसने लगा। अपने बच्चे की प्यारी हरकतें महसूस करके ऋषभ जाग गया। उसने ऋषु को ठीक से अपने हाथों में पकड़ लिया और अपने सीने में बैठा दिया। ऋषु अपने पापा को टुकुर टुकुर देखने लगा। नव्या ऋषभ के बगल में लेटकर कभी ऋषु को तो कभी ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ तभी जल्दी से उठ गया और ऋषु को नव्या को पकड़ाकर बोला, नव्या तुम ध्रुव को संभालो, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, ऑफिस के लिए देरी हो जाएगी नहीं तो। नव्या ने ऋषु को गोद में लिया और इसके साथ खेलने में मस्त हो गई। ऋषभ के बाथरूम से बाहर आते ही नव्या ऋषु को नहलाने ले गई। ऋषु को तैयार करने के बाद दोनों नीचे ब्रेकफास्ट करने चले गए। खाना खाने के बाद ऋषभ ने ऋषु और नव्या दोनों को किस करके बाय कहा। नव्या के लिए ऋषभ का इतना प्यार भी बहुत था, उसे सुकून महसूस करने के लिए। ऋषभ अपनी कार में बैठा और अपना टैब ऑन करके अपने घर का दृश्य देखने लगा। नीलम ने कृति को कॉल किया और सुबह सुबह ही तड़कती भड़कती न्यूज सुनाने लगी। कृति गुस्से से बोली, तुम्हें मैं इतने पैसे दे रही हूं तो मेरे लिए कुछ काम भी कर दिया करो। तुम ना एक काम करो, ऋषभ और नव्या के बीच फूट डाल दो। नीलम डरते हुए बोली, नहीं मैडम जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने इस घर का नमक खाया है। मैं तो बस आपको थोड़ी बहुत सूचना पहुंचा देती हूं, पर मैं किसी की हंसती खेलती जिंदगी में फूट डालकर लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। कृति ने गुस्से से कहा, ओ प्लीज मेरे आगे ये फालतू लाइंस मत मारा करो। ऋषभ बहुत प्यार करता है ना नव्या से, तो तुम नव्या को थोड़ा भड़काओगी तो पता तो चल जाएगा कि कितना प्यार और भरोसा है उसे अपनी दूसरी बीवी पर। नीलम बोली, बात रिश्ते के साथ साथ बच्चे की भी है। मियां बीवी की लड़ाई में बच्चा ना फंस जाए कहीं। अगर नव्या मैडम जी ऋषभ साहब से अनबन के बाद घर छोड़कर चली गई तो। ऋषभ साहब का गुस्सा काफी गर्म है, वो अपने गुस्से में पता नहीं बच्चे को कैसे संभालेंगे। अब उन्हें आपसे कौन सा लगाव बचा है। नव्या मैडम ने अच्छा कब्जा जमा लिया है उन पर, तो साहब को तो अब अपनी नई बीवी की और उनके साथ एक सुखी परिवार जीने की इच्छा जागेगी। इस पे आपके बच्चे के साथ आप और बुरा करने की क्यों सोच रही हो। कृति ने गुस्से से कहा, जस्ट शट अप। नहीं चाहिए तुम्हारी कोई मदद, निभाओ अपना नमक का फर्ज, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। इतना कहकर कृति ने गुस्से से कॉल कट कर दिया। नीलम मुंह बनाते हुए अपना फोन जेब में डालकर किचन में चली गई। ऋषभ कृति की फ्रस्ट्रेशन सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अब टैब पर अपने रूम का सीन देखा तो नव्या ऋषु के साथ मस्त थी। ऋषु अपनी मम्मा के साथ खेलते हुए बहुत हंस रहा था। नव्या उसके एक नन्हे हाथ में अपनी एक उंगली फंसाए उसे गोद में लेकर डांस कर रही थी। नव्या को डांस करते हुए पिछली रात किया ऋषभ के साथ डांस याद आ गया। उसे अभी भी अपनी गर्दन पर ऋषभ के होठों का स्पर्श महसूस हो रहा था, जो उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। नव्या ने ऋषु से कहा, ऋषु मम्मा आपसे और आपके पापा से बहुत प्यार करती है। पता नहीं कब आप दोनों मेरे लिए इतनी जरूरी बन गई कि आप दोनों के बिना अब जिया ही नहीं जाएगा। और मम्मा ये बात झूठ नहीं बोल रही है, मैं आप दोनों के बिना मर जाऊंगी मेरे बच्चे। पता नहीं क्यों अभी तो मैं खुश थी, अभी अचानक से बेचैनी हो रही है। भगवान करे ये बेचैनी का कारण मेरी एसिडिटी हो, पर कुछ और नहीं।
नव्या की बातें ऋषभ को सीने में कुछ अजीब ही महसूस करा रही थी, पर उसकी आखिरी लाइन सुनकर ऋषभ खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। उसने सब कुछ ठीक ठाक देखा तो अपना टैब बंद करके रख दिया। थोड़ी देर में उसका ऑफिस आ गया और वो अपने ऑफिस के अंदर चला गया। ऋषभ ने अपना काम खत्म होते ही नव्या को कॉल किया। नव्या ने चमकते चेहरे के साथ ऋषभ का कॉल उठाया। ऋषभ मुस्कुराकर बोला, मुझे ही याद कर रही थी ना? नव्या मुस्कुराते हुए बोली, आप ही कब्जा जमाए बैठे हैं मेरे दिल और दिमाग पर कि किसी और का ख्याल भर भी नहीं आ रहा। ऋषभ अपनी मुस्कान कायम रखते हुए बोला, अच्छा तुम और ध्रुव तैयार रहना, आज हम घूमने जाएंगे, ठीक है? नव्या हैरानी से बोली, आज भी कुछ खास है क्या ऋषु के पापा? ऋषभ बोला, मैंने कहा था ना हमारा हर एक दिन खास होगा, तो बस तुम दोनों तैयार रहना हो। और हाँ, नीलम और शीला को कह देना वो दोनों भी हमारे साथ जाएंगी ताकि ध्रुव को संभाल सके, फिर तुम्हारा टाइम मेरा। नव्या खुश होकर बोली, जी ऋषु के पापा, माँ बेटे तैयार रहेंगे, बस आपका ही इंतजार है। ऋषभ उसकी एक्साइटमेंट देखकर हंस पड़ा तो नव्या बोली, अच्छा सुनिए। ऋषभ, हम्म सुनाए। नव्या शर्माते हुए बोली, आई लव यू। ऋषभ ने हम्म कहा और कॉल कट कर दिया। नव्या को अजीब लगा, उसने इतनी हिम्मत करके ये कहा और ऋषभ ने कॉल ही काट दिया। फिर उसने सोचा जरूर उसके साथ कोई होगा, तभी उसने इसका जवाब नहीं दिया। 4 बजे के आसपास नव्या और ऋषु ऋषभ के साथ घूमने जाने के लिए तैयार बैठे थे। थोड़ी देर बाद ऋषभ आ गया। फ्रेश होने के बाद उसने ऋषु को गोद में लिया और नव्या का एक हाथ पकड़कर घर से बाहर जाने लगा। नीलम और शीला हाथ में ऋषु का कुछ सामान लेकर उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगी। कार में सवार होकर वो लोग एक पार्क में आए, जहां ऋषभ ने ऋषु के साथ पार्क में खेलते हुए बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। नव्या, ऋषभ और ऋषु काफी देर साथ रहकर मजे करने लगे। ऋषु को दूध पिलाने के बाद शीला ने ऋषु को गोद में ले लिया और उसे सुलाने लगी। ऋषभ पास में ही घास पर बैठ गया और नव्या का हाथ पकड़कर उसे भी बैठने को कहा। नव्या उसके बगल में उसके हाथ में अपनी बाहें लपेटकर बैठ गई। ऋषभ ने नव्या के सिर को अपने कंधे पर रख दिया और उस पर किस करके सनसेट देखने लगा। बीच बीच में वो नव्या का हाथ पकड़कर उस पर किस भी करता था। नव्या बस शर्मा कर मुस्कुराते हुए ऋषभ के साथ ही पल एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर बाद ऋषु सो गया तो ऋषभ नव्या से बोला, चलो किसी अच्छी सी जगह में चलते हैं जहां सिर्फ हम दोनों हो। शीला और नीलम ऋषु के साथ तो है ही। नव्या मुस्कुराकर ऋषभ के साथ चलने के लिए मान गई। नव्या ऋषभ के हाथ में अपने दोनों हाथों बांधे पार्क में चल रही थी। ऋषभ ने पीछे पलटकर देखा, नीलम उसे नहीं देखी तो उसने नव्या का हाथ अपने हाथों से छुड़ा दिया। नव्या कंफ्यूज होकर ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ बोला, नव्या थोड़ी देर बैठते हैं, मेरे सिर में अचानक से दर्द होने लगा है। नव्या ये सुनकर जल्दी से ऋषभ के साथ नीचे बैठ गई। वो घुटने के बल ऋषभ के पीछे बैठ गई और हल्के हाथों से उसका सिर दबाने लगी। ऋषभ नव्या का हाथ हटाते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है नव्या, तुम आराम से बैठ जाओ। नव्या उसकी बात ना मानते हुए बोली, कैसे जरूरत नहीं है, घर पहुंचते ही मैं आपकी तेल मालिश कर दूंगी। आपको आराम की जरूरत है, आप ठीक से सोते नहीं है, पूरे दिन काम करते रहते हैं और आजकल आपको सरप्राइज देने के शौक चढ़े हैं। जब दिमाग इतनी सारी चीजों में अटका रहेगा तो सिर दर्द होगा ही। आपके लिए मैं कम से कम ये तो कर ही सकती हूँ ना। आप शांति से मुझे आपका सिर दबाने दीजिए। नहीं नहीं, आप 1 मिनट रुकिए। नव्या ने आसपास का हिस्सा थोड़ा पैर मारकर साफ कर दिया और ऋषभ से दूर बैठकर अपने पैर लंबे कर लिए और ऋषभ को अपनी गोद में सिर रखने का इशारा किया। ऋषभ ना नहीं कह पाया, वैसे तो उसे सिर में दर्द नहीं था पर उसे आराम जरूर चाहिए था। वो नव्या की गोद में सिर रख कर लेट गया। नव्या एक हाथ से उसका सिर दबा रही थी और दूसरे हाथ से उसके बालों को उसके माथे से दूर करते हुए उसके बालों से खेल रही थी। ऋषभ को बहुत सुकून मिल रहा था, इसी सुकून की वजह से वो बेसुधी में बोला, नव्या। नव्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बोलिए मेरी जान। ऋषभ की आंखें बंद थी, वो मुस्कुराकर बोला, तुम जब भी मेरे बालों को सहलाती हो बहुत सुकून मिलता है, क्यों? नव्या उसकी बात सुन और ज्यादा मुस्कुराकर बोली, क्योंकि आपके बालों को भी मुझसे प्यार है। इन बालों को भी पता है कि कोई आपसे हद से ज्यादा प्यार करने वाली इनकी केयर करने आई है। ऋषभ ने अपना मुंह नव्या की पेट की तरफ कर लिया और उसे कसकर पकड़कर बैठा रहा। नव्या अपने पेट पर ऋषभ की सांसें उसके होठ महसूस करके कांप उठी और उसके हाथ रुक गए। ऋषभ ने कहा, प्लीज मत रुको। नव्या ऐसे ही हाथ फेरती रही। मुझे सुकून की बहुत जरूरत है। ऋषभ के बोलने से उसके होठ नव्या के पेट पर चलने लगे, जिससे नव्या की सांसें तेज हो गई, उसका गला सूखने लगा। उसने मुस्कुराकर ऋषभ के बालों पर हाथ फेरना जारी रखा। थोड़ी देर बाद नीलम उनके पास आई।
दोनों को ऐसे देखकर उसने अपना मुंह पलट लिया और बोली, नव्या मैडम जी। नव्या और ऋषभ नीलम की आवाज़ सुनकर एक दूसरे से दूर हो गए। नव्या जल्दी से बोली, हाँ नीलम दीदी बोलिए। नीलम बोली, वो मैडम जी ऋषु बाबा जाग गए और रोए जा रहे हैं, आप आएगी तभी वो चुप होंगे। नव्या अपनी जगह से उठकर बोली, हाँ हाँ चलिए, हम भी बसा ही रहे थे। नव्या नीलम के साथ जाने लगी। उसने एक बार पीछे पलट कर देखा तो ऋषभ जो अभी भी घास पर बैठा हुआ था, नव्या के पलटने से वो सीने पर हाथ रखकर नीचे लेट गया और बुदबुदाया, मेरा सुकून। नव्या उसकी इस हरकत पर धीमे से हंस पड़ी और उसे चलने को कहने लगी। ऋषभ उठा और नव्या के पीछे पीछे दौड़ गया। दैट्स इट फॉर टुडे।